हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। जैसा कि आपका IBSA का एग्ज़ाम शुरू हुआ 29 सितंबर से, तो मैं उसी के लिए आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ फॉर IBSA। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसको IBSA वाले स्टूडेंट्स ही देखें। अगर आप CGL, CHSL या RRB, NTPC जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी ये सेशन इनफ है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। अब जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ था पीछे IBACIO का, वो भी मैं कहूँगा कि इस बार बहुत ही सिंपल आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही IBSA का एग्ज़ाम भी सिंपल होगा और आपके लिए ये क्लास इनफ होगी, ठीक है। आप इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपके लिए ये क्लास मैं कहूँगा इनफ होगी। चलिए हम देखते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आपके पास दिया ये 1 + 4 + 9 + 16 + 25 वैसे ही कहाँ तक गए हैं? 81 तक। अब देखो, ये आप आराम से कह सकते हो ये क्या है? 1 का स्क्वायर, ये आपके पास 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। वैसे ही सो ऑन टू कहाँ तक जा रहे हैं हम? 9 के स्क्वायर तक। अब आगे क्या है? ये 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब 81 है, 81 मतलब 9 का स्क्वायर। अब वैसे ही जहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। देखो, अगर आप देखें जहाँ से लेके जहाँ तक आपके पास क्या है? फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और वैसे ही जहाँ से लेके जहाँ तक क्या है आपके पास? ये भी सेम ही है। अब देखो कि जैसे जहाँ से लेके 1, 4, 9, 16, 25 और जहाँ तक ये थे 81 तक, वैसे ही जहाँ पे 1, 4, 9, 16 आएगी 25, वैसे कहाँ तक जाएंगे? 81 तक। अब आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, ठीक है। अब देखो, जहाँ तो आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकाल दो और उसमें +9 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम प्लस कर दो। जहाँ आप ऐसे कर सकते हो, 1 से लेकर 9 तक जो भी आपके पास स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उनका सम निकालो और उसमें 100 प्लस कर दो। और मतलब जो 9 का एक और बार आपका आया था, जो मतलब एक बार निकाला, उसी को ×2 कर लो, क्योंकि इधर क्या है? 2 बार है, ठीक है, और उसमें 100 प्लस कर दो। अब देखो, मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में भी एक बताया था फार्मूला कि सम ऑफ, अगर आपको स्क्वायर सीरीज दी है, ठीक है, स्क्वायर सीरीज दी है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, स्क्वायर सीरीज दी है, उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास? n+1 2n+1/6। ये आपके पास होता है सिंपली क्या? फार्मूला। जैसे अगर आपको फर्स्ट 5 1 + 2 मतलब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, और आपको ऐसे निकालना है, तो आप सिंपली इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। एन की जगह 5 पुट कर लो, तो आपके पास सीधा सम आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही इधर हमारे पास क्या था? फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम था, मतलब आप एन की जगह क्या पुट करोगे? 9। अब अगर आप देखो ध्यान से, जहाँ से लेके जहाँ तक और जहाँ से लाकर जहाँ तक टर्म सेम है, तो आप कर सकते हो कि आपने n की जगह 9 पुट किया, तो हमारे पास सम क्या होगा? 9n+1 मतलब 9 + 1 10, और 2n+1 मतलब 2 × 9 18 + 1 19/6, ये आ गया आपके पास। अब देखो, आपके पास ये 9 तक कितना है? 2 बार है आपके पास, है ना? 2 बार, इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, और प्लस जो 100 आपके पास रिमेनिंग है +100 ऐसे लिख लो। लिख लिया हमने। अब देखो, इधर 2 3 = 6 और 3 3 = 9, जा गया हमारे पास। अब 19 3 = 57 और 57 × 10 570 आप आराम से लिख सकते हो इसको, प्लस जो 100 मतलब 10 का स्क्वायर था, तो आपके पास टोटल सम कितना आ गया? 670। तो हमने आराम से निकाल दिया कि इस पूरी सीरीज का सम कितना होगा? 670। हमने सिर्फ, हमको ये पता होना चाहिए था कि सम ऑफ स्क्वायर सीरीज क्या होता है? n+1 2n+1/6, ठीक है। सिर्फ आपको इतना सा पता होना चाहिए था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते थे। मैंने क्या किया? सिंपल n की जगह 9 पुट किया, और इधर हमारे पास 9 2 बार था, इसलिए हमने जे वाला ×2 लगाया, और +100 हमने एक्स्ट्रा लिख लिया जो हमारे पास था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब वैसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 30। अब देखो, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे अगर आपने सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का सिंपल फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, ऑड नंबर्स का, वो सिंपल होगा n²। पर लेकिन ये फार्मूला आपका कब लगता है? देखो, ये फार्मूला आपका तब लगता है ना, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिए हों। क्या? फर्स्ट n मतलब फर्स्ट n ऑड नंबर्स दिए होते, तो आप सिंपली फार्मूला लगा सकते थे n²। और वैसे ही इसका अगर हमें एवरेज पूछी होती, एवरेज, तो वो सिंपली क्या होती है आपके पास? सिंपली आपके पास एवरेज क्या होती? n² n मतलब सिंपल
एन नहीं होती, आप इसको आराम से कर सकते थे, पर लेकिन ये कब लगता, और आपको फर्स्ट एन, पर लेकिन इधर क्या बोला है हमें 10 से लेके 30 तक इसके बीच में हमें कोई भी बोल दिया, उनकी एवरेज निकालनी है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा एपी, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है जी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फार्मूला था कि अगर आपके पास nth टर्म है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इधर ए एन है, मतलब कोई भी टर्म जो आपको, मतलब nth टर्म कोई भी हो सकती है, ठीक है, और इधर a क्या होती है फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और वैसे ही अगर इसका हमें फार्मूला पूछा होता, फार्मूला क्या होता है इसका, n अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो आता है सम ऑफ मतलब nth टर्म जो भी हमें दिया हो, ठीक है, उसका फार्मूला सम का, ठीक है। अब हमें यही बोला था कि इधर कितना 10 से लेके 30 तक जितने भी और नंबर है उनका सम की एवरेज निकालनी है, ठीक है, एवरेज निकालनी है, मतलब हम सम निकालेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होंगी उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इधर 10 से लेकर अगर 30 की कहा गया है, तो मतलब अगर हम और नंबर्स देखें इधर क्या होगा 11 13 प्लस 15, वैसे ही सो ऑन टू कहाँ तक 29 तक। यही तो हमें बोला क्या, सिंपली यही निकालना है हमें। अब हमें पता निकालना है कि वैसे तो मुझे सामने दिख रहा है कि इधर 10 से लेके 30 तक मतलब 30 माइनस 10 20, और 20 अपॉन 2 अगर हम करें तो 10 और नंबर होंगे। इधर तो मुझे पता लग रहा है कि सिंपल 10 ऑड नंबर्स होंगे इधर, ठीक है। पर लेकिन अगर किसी को पता बाई चांस ना लगे कि इधर 10 और नंबर है तो आपको कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो हमने फार्मूला पढ़ा है ए एन का फार्मूला क्या होता है ए एन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अगर हम मान लें 29 इक्वस टू ए, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डी क्या है आपका 13 माइनस 11 मतलब 2 आ गया आपके पास डी। अब देखो अगर इधर से हम करें कि 29 में से 11 के कितने होते हैं, 29 में 11 8 नहीं सॉरी 18, तो एन माइनस वन कितना आ जाएगा हमारे पास 18.2 मतलब 9, तो एन कितना आ गया हमारे पास 10, तो सिंपली हमारे पास एन 10 आ गया। तो हमें पता था कि एन 10 ही आना है हमारा। अब देखो हमें क्या निकालना है सम। अब सम का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, देखो सम क्या होगा इसका, सिंपली एवरेज ही निकाल दो, ठीक है। एवरेज क्या होगी हमारे पास, अगर हमें एवरेज निकालनी होती तो हम यही एन से एन कटे आता, हमारे पास सिंपल क्या आ जाता 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2, ठीक है, जाए आता हमारे पास। अब 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 11 मतलब 22 प्लस एन माइनस वन मतलब 9, ठीक है, इंटू डी 9 इंटू डी। अब डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास आया था 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब 13 में से 11 2 अपॉन नीचे क्या 2। अब देखो 2 से 2 कटा 2 11 जा, और 11 9 कितने होते हैं 20, तो सिंपल 20। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे, ठीक है, कि हमने पहले एन निकाल दिया, एन कितना या 10। वैसे अगर ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी आपको सिर्फ सिंपल सम का फार्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इधर से सामने दिख रहा है कि 10 में से 30 में से 10 निकाले कितने होता है 20, और 20 को 2 से डिवाइड कर लो मतलब इधर क्या होंगे 10 और नंबर्स होंगे इसके बीच में, ठीक है। और अगर इवन पूछा तो इवन कितने होते 10 नहीं होंगे, इवन 9 होते, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच में बोला, इसके और इसके बीच में अगर आप करके देखो तो कितने 19 नंबर आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एवरेज हमारे पास क्या आ गया, इधर देखो सम का फार्मूला जो होता है तो एवरेज का निकालना होता है डिवाइड बाय एन करते हैं हम, तो एन से एन कट जाता है, सिंपल क्या आ गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2। तो हमने लगा दिया 2 इंटू ए कितना है, ए कितना था हमारे पास 11, तो 2 इंटू 11 22 प्लस एन माइनस वन मतलब 9 इंटू डी कितना है 2। अब 2 से 2 कट गया और 2 11 या 22 और 11 9 कितना आ गया हमारे पास 20, तो 20 आंसर आपके पास आ जाता है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन। अब देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9 तो नहीं होता, ये और लिखने लग पड़ा था मैं, फिर 11 13, फिर 17 19 कितने हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और चाहिए, ठीक है, फिर 23 और फिर 29। अब देखो इनको आप सम कैसे करोगे, अब आप देख लो कि कौन कौन से सम हमें आसान नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जैसे 3 2 5 प्लस 5 10, 10 लिख लिया। अब 13 प्लस 7 मतलब 20। अब 29 प्लस 11, 29 प्लस 11 कितना हो गए 30। अब वैसे ही और कौन कौन सा हमारा सम हो सकता है, ठीक है, वैसे ही 17 और 23 कितने हो गए हमारे पास 40, और 40 प्लस 19 अलग लिख लिया, ठीक है। अब देखो
40 50 70 80 90 100, 100 + 19 मतलब 119 आपके पास आ गया। 119 ही आया ना, रुकना, 3 2 5 5 10 और 13 और 7 20 और 11 और 29 और 11 और 29, सॉरी मैंने 40 होता है, ठीक है। 40 मतलब 129 आएगा हमारे पास आंसर। अब हमें क्या बोला था, एवरेज फर्स्ट 10 की, तो एवरेज अगर हमें निकालनी होगी, एवरेज कितनी होगी, अपॉन इसी को 10 कर लो, ठीक है, डिवाइड बाय, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12.9 की एवरेज हमारे पास आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन जी। अब देखो ये भी मैं कहूँगा कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको करना आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। अब आपने रेडियस ऑफ स्फीयर हमें बोला कि हमें बताना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी डिक्रीज होगी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वैसे हमें सिंपल पता है कि कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पर लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर 4/3 पाई लिखने की क्या ज़रूरत है आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर क्यूब के, होती है आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब इधर हमें वैल्यू निकालने की तो बोली नहीं है, हमें सिंपल क्या बोला है, परसेंटेज। तो अब हम सिंपल ले लेते हैं कि अगर हमारा रेडियस है, देखो रेडियस है हमारा, रेडियस क्या हो रहा है हमारा, ये तो आ गया सबसे पहले ओल्ड वाला, इधर लिख लेते हैं न्यू वाला। अब हमें बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10%, मतलब 10 से 9 हो रहा है, यही हो रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर। अब बताना हमें वॉल्यूम क्या होगी इसकी, ठीक है। अब देखो अगर 10 से 9 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमें बताना कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिक्रीज कितनी होगी। अब हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। अब देखो 10 का क्यूब कितना, 1000, और 9 का क्यूब 729, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारी वॉल्यूम है वो 1000 से कितनी हो रही है, 729 हो रही है। तो मतलब कितनी कम हो रही है इसमें, कितनी कम हो रही है, 250 + 21 मतलब 271 कम हो रही है किस पे, 1000 पे। तो 100 पे कितनी होगी, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 27.1% कम होगी। तो ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर सिंपली वो वाला फार्मूला नहीं लगाया कि 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने सिंपली देखा कि जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस के क्यूब पे। तो मैंने यही देख लिया कि रेडियस हमारा 10 से 9 हो रहा था, इसका मतलब वॉल्यूम होगी वो 1000 से 729 होगी। अब 1000 से 729 मतलब 271 का फर्क पड़ रहा है किस पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना पड़ेगा हमारा, 27.1% का फर्क पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब देखो जी सिंपली ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। अब देखो अब आप इसके लिए दो फार्मूले पढ़ लो, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको बोला होता निकालने के लिए, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और इधर प्लस हो तो इधर क्या लगता है, माइनस, ठीक है। अब वैसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोला तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर सिंपल प्लस का ए बी होता है, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा, ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये फार्मूला होगा इसका। अब देखो ए माइनस बी हमें दिया हुआ कितना है, 5, और वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो फिलहाल, ठीक है। और आगे क्या है हमारे पास, ए बी कितना है हमारे पास, 150, ठीक है। अब देखो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, हम जहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम इसी का स्क्वायर करें, ठीक है, इसी टर्म का क्या करें, स्क्वायर करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू कितना, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब देखो 2ab हमारे पास, अगर ए बी हमारे पास 150 है तो 2ab कितना होगा, 300। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 25 + 300 मतलब 325 हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो आप सिंपली इधर कितना पुट कर लो, 325, ठीक है। तो अगर इधर हमने 325 पुट किया तो हमारे पास ये कितना होगा, 300 और 100 400 मतलब 475 × 5, ठीक है। और अगर आप 475 × 5 करो तो कितना आ सकता है आपका, सिंपली 5 5 या 25, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए हमारे। सिंपल लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 5, और यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक में होता तो हम सिंपल उसको आंसर लगा के मार्क कर सकते थे, ठीक है। अब 5 5 25, 5 7 35, 36 37, 3 कैरी, 5 5 20 23,
3, तो 2375 मतलब डी पार्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा ना भी करना चाहते तो कैसे कर सकते थे कि आपने देखा 5 5 या 25, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा 5, तो आपके पास ये दो ऑप्शन तो कट जाते। अब आपको पता है कि 5 हो या 20, मतलब जो ऑप्शन होता है आपका 2000 से ऊपर ही होना था। ठीक है, 2000 से ऊपर, तो 2000 से ऊपर आपका जे वाला ऑप्शन था, तो आप इसको सिंपली मार्क कर सकते थे। ठीक है, अब वैसे जे वाला अगला क्वेश्चन हमें बोला कि ए अलोन कैन डू ए पीस वर्क इन 20 डेज, बी अलोन कैन डू ए सेम वर्क इन 30 डेज। हमें बताना है कौन सा ट्रू होगा इसमें से। अब बोला कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो ये वर्क करता है 20 दिन में, ये वर्क करता है 30 दिन में, तो हम इसकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या होती है, ए और बी की जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी। ठीक है, एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी, जितना इन्होंने वर्क डन किया उसी का उल्टा। मतलब इधर अगर 20 है तो हम 20 इसके नीचे लिख देंगे बी के नीचे, और इधर ए 30 है, ये 30 इधर। मतलब अगर ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है, तो हम कह सकते हैं वो जो ए और बी की एफिशिएंसी होगी वो उल्टी होगी। मतलब इनका अगर वर्क डन है, देखो वर्क डन की अगर एफिशिएंसी है हमारे पास 20:30, तो जो मतलब वर्क डन टाइम की रेशो, ठीक है, वो 20:30, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी 30:20। मतलब सिंपली अगर काटें तो कितना आ गया, 3 और 2 की रेशो आ गई, तो मतलब 3 और 2 ही दिया हमें, मतलब ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। देखो अब जे वाला ऑप्शन तो कट गया, अब ओनली 2 भी कट गया, क्योंकि हमारे पास 1 भी तो करेक्ट है। अब हमें देखना है जहाँ तो ओनली 1 हो सकता है, जहाँ सिर्फ बोथ 1 एंड 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें बोला है कि कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। बोला ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। देखो ए और बी है, ये वर्क करते थे 20 और 30 दिन में, इनकी एफिशिएंसी है 3 और 2, मतलब ये टोटल वर्क कितना होगा 60। हमें बताना है दोनों मिलके मतलब 3 2 5 काम करेंगे एक दिन में, तो 5 टोटल काम कितने कर रहे हैं 12 डेज में, मतलब हमारा ऑप्शन 2 भी करेक्ट आ गया। तो मतलब सी पार्ट हमारा आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जो एवरेज होती है, ठीक है, अगर आपके पास समझ लो n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एवरेज आपके पास है x। ठीक है, n स्टूडेंट्स की आपके पास एवरेज कितनी है x। अगर हम बोलें कि हम हर एक स्टूडेंट में क्या करेंगे +5 +5 +5 या फिर प्लस कोई भी नंबर, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे हर एक स्टूडेंट में, एवरी स्टूडेंट में अगर हम प्लस कर दें कुछ, मतलब प्लस कर दे कुछ भी नंबर, जैसे ए प्लस कर दिया, तो जो इसकी एवरेज होगी न्यू वो भी क्या होगी x + a, उसमें भी एवरेज क्या होगा कि ये हर एक स्टूडेंट में इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो एवरेज होगी उसमें भी इंक्रीज़ होगा। और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई बाई ए कर लेते तो इसकी टोटल एवरेज भी x इंटू मल्टीप्लाई बाई ए होती। ठीक है, तो वैसे हमें बोला कि 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसकी एवरेज है 25 ईयर्स, बट विल बी देयर एवरेज आफ्टर 10 ईयर्स। अब 10 साल बाद क्या होगा, हर एक स्टूडेंट 10 साल बड़ा होगा, तो इसकी जो एवरेज क्या होगी कितनी होगी 25 + 10, 25 + 10 मतलब 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए पार्ट हमारा आंसर। ठीक है, अब वैसे अगला क्वेश्चन, इन ए फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज़ इतना। और देखो जो फादर है प्लस मदर है, इनकी एवरेज एज है कितनी 38, मतलब हम कह सकते हैं टोटल एज कितनी होगी 38 × 2, क्योंकि ये 2 पे ही तो बट रही है। ठीक है, तो 38 × 2 कितने होते हैं 36 36 72, और 38 38 कितने होंगे 76। ठीक है, 76 आंसर आ गया। ठीक है, अब बोला कि वेयर एज द एवरेज एज ऑफ किसकी, फादर मदर एंड डॉटर की, वो कितनी है हमारे पास 28, और ये कितने पे है 3 पे, मतलब इसको कह सकते हैं हम 3 से होगा, मतलब 28 3 या 84 जाएगी हमारे पास, 84 ही होती है ना, आर्थिक 24, आर्थिक 24 2 3 7 8, हाँ ठीक है 84 ही होती है। ठीक है, अब हमें बोला कि इसकी एज निकालनी, हमें किसकी एज ऑफ डॉटर की हमें निकालनी थी। ठीक है, अब देखो एज ऑफ जो डॉटर होगी वो कितनी होगी, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लें, एफ से एफ कट गया, मदर से मदर कट गया, जो हमारे पास मतलब डॉटर होगी वो कितनी होगी 84 - 76, तो 84 में 76 माइनस कर लो कितना आ गया 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन बाउट 100 कप्स एट ₹10 ईच, ऑन द वे 20 कप्स आर ब्रोकन। ठीक है, अब बोला कि उसने 100 कप्स खरीदे 10 ईच के, मतलब उसने जो टोटल CP होगा वो कितना 100 कप खरीदे कितने 10 रुपये के, 10 रुपये ईच के, तो 100 कप्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ क्या आ गई उसके बाद CP। अब बोला कि ऑन द वे 20 कप्स आर ब्रोकन, अब 20 कप उसके टूट जाते हैं, मतलब टोटल कप अगर उसके पास
100 थे, तो अब रिमेनिंग कितने होंगे उसके पास, 80 बचे। ठीक है, अब बोला कि ही सेल द रिमेनिंग कप एट 11 ईच, तो इसके पास एसपी कितनी आ गई, जो रिमेनिंग उसके पास 80 बचे उनको 11 का बेचता है हर एक को, मतलब कितने आ गए उसके पास, 11 ऐड जा 880 रुपीज़ क्या आ गई उसके पास सेलिंग प्राइस। अब हमें बताना है उसकी प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको, उसकी परसेंटेज कितनी होगी। अब हमें पता लग रहा है कि इधर कितना हुआ, लॉस हुआ उसको, लॉस कितने का हुआ, 120 का, 120 का लॉस हुआ कितने, 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब एक 0 इधर, मतलब टोटल उसको 12% का क्या हुआ है लॉस, तो 12% हमारा एक ही ऑप्शन था, तो उसको हम डी पार्ट को मार्क करके चल सकते थे। ठीक है, अब वैसे अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन भी सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है नहीं ये। ठीक है, अब बोला कि डिफरेंस बिटवीन, अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स। अब इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, इसका फार्मूला होता है आपके पास P इंटू आर स्केयर अपॉन 100 का स्केयर। ठीक है, जो होता है अगर आपको मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2 साल का, तो आप सिंपली उसको कह सकते हो जो डिफरेंस होता है उनका वो क्या होता है, पी आर स्केयर अपॉन 100 का स्केयर। अब यही बोला कि हमें डिफरेंस दिया है बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स इज ₹160, मतलब आप कह सकते हो कि पी आर स्केयर अपॉन 100 इंटू 100, मतलब 2 4 जीरो लगा लो। अब इसका डिफरेंस हमें दिया कितना, 160। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो जो आपके पास पी आर स्केयर की वैल्यू है, ठीक है, पी आर स्केयर की वैल्यू है, पी आर स्केयर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पास 160, और आगे 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, ये लिख लिया हमने पी आर स्केयर की वैल्यू। अब हमें बोला है कि एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकेंड ईयर का हो, वो आपस में इक्वल ही रहता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है कि साल ब साल कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है, पर लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट हमें फर्स्ट ईयर मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट वही सेम टू सेम हमें सेकेंड ईयर भी मिलता है। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर भी उसको 1000 रुपीज़ ही मिला होगा। अब अगर फर्स्ट ईयर क्या अगर हमें निकालना होता, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, पी आर टी अपॉन 100, मतलब हम कह सकते हैं जो पी इंटू आर इंटू टी, अब टी क्या होगा इधर 1 क्योंकि 1 साल का है, अपॉन 100, वो कितना मिला है हमें, 1000 मिला है। तो मतलब हम सिंपल कह सकते हैं जो पी आर है, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000 इंटू मतलब एक मतलब कितना 1 लाख। ठीक है, पी आर की वैल्यू आ गई 1 लाख हमारे पास। ठीक है, अब देखो इधर जो हमारे पास पी आर स्केयर है, मतलब इसको आप कह सकते हो ना पी आर इंटू आर, मतलब आप कह सकते हो जो सिंपल आर होगा, आर कितना होगा 1 1 2 3 4 5, और नीचे भी 1 लाख, मतलब इधर से जे कट जाएगा तो आपके पास रेडियस जो भी मतलब रेट कितना आ जाएगा 16%। अब रेट अगर आपके पास 16% है तो इधर 16 लिख लो, तो आपके पास सिंपल क्या बताना था आपको, प्रिंसिपल ही तो निकालना था। अब प्रिंसिपल क्या होगा इधर 4 4 जा 16, 425 जा, ठीक है 4 4 16 425 जा, मतलब 25 जा 6250 आपके पास आंसर आ जाता। तो ए पार्ट मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैंने ये कैसे किया कि इधर मैं कह सकता हूँ कि 100 इंटू 10, अब पहला 100 था उसको 25 से काट लिया, मतलब 4 इंटू 25, और वैसे इसको 4 इंटू 25 और आगे एक जीरो था तो 25 इंटू 25 625, और 625 का आगे एक जीरो लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे मतलब पी आर स्केयर हमारे पास इधर आ गया और पी आर इधर आ गया था, तो इधर से मैंने आर की वैल्यू निकाल दी और इधर से पी की वैल्यू निकाल दी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते थे। ठीक है, अब वैसे ये अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द पर्सन वेटिंग 40 kg ज्वाइन द मतलब अगर 40 kg का पर्सन ज्वाइन करता है क्लास को, तो एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो जाता है 1 kg। ठीक है, मतलब सपोज करो आपके पास एवरेज वेट था कुछ। ठीक है, अब जब 40 kg का पर्सन ज्वाइन करता है तो 1 kg ऑफ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टोटल एवरेज इफ़ द वेट ऑफ दिस पर्सन हैड बीन 28 kg। अब बोला कि इस जो भी ये पर्सन था इसका वेट अगर 28 kg होता तो देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप वुड हैव डिक्रीज बाई 1 kg। तो इधर जो ग्रुप था उसकी एवरेज -1 kg हुआ होता। ठीक है, हमें बताना है कि एक्चुअल एवरेज क्या होगी ग्रुप की। ठीक है, अब देखो जब 40 kg हो रहा है तो ये +1 हो रहा है, जब 28 kg हो रहा है ये -1 हो रहा है, तो मतलब हम कहेंगे जो सिंपल जो इसकी एवरेज होगी नॉर्मल एवरेज वो 28 और 40 के बीच में कहीं रही होगी। ठीक है, इनके बीच में क्या होगी, इनका मिड होगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो एवरेज होगी सिंपल वो क्या होगी हमारी 40 + 28 के बीच में रही होगी, मतलब इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे वही तो रही होगी। अब देखो इधर
220 जा 214 जा, तो 20 + 14 कितना हो गया 34 ईयर्स, तो मतलब 34 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को कि अगर एवरेज 40 kg है तो क्या हो रहा है +1 kg इंक्रीज हो रहा है, और मतलब उस पर्सन की एज अगर 28 kg है तो एवरेज में -1 kg डिक्रीज हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं अगर इधर +1 है इधर सेम, मतलब सेम नंबर है, तो जो उसकी ओरिजिनल एवरेज हुई होगी वो 40 और 28 के बीच में रही होगी, तो 40 और 28 के बीच में क्या आता है 34। तो वैसे ही मैंने कर लिया 40 + 28/2, मतलब 2 इजे 20 से कट गया, जे 14 से कट गया। ठीक है, और 20 + 14 कितना 34 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, अब वैसे अगला क्वेश्चन है कि ये बिग स्फेरिकल बेसन लड्डू है ऑफ रेडियस 810 सेंटीमीटर, उसको ब्रोकन करते हैं हम स्मॉल स्फेरिकल लड्डू में जिनकी क्या है हमें रेडियस दिया है 90 सेंटीमीटर, हमें बताना रेशो क्या होगी इसकी। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो बड़ा बेसन का लड्डू है। ठीक है, उसको जब हमने ब्रेक किया तो जो छोटे छोटे बेसन के लड्डू है वो टोटल कितने बने। ठीक है, अब देखो जो नंबर ऑफ लड्डूस होंगे, नंबर ऑफ स्मॉल लड्डूस, ठीक है, वो क्या होंगे जो मतलब बड़े की वॉल्यूम है उसको डिवाइड बाय कर लें हम छोटे की वॉल्यूम, और जो हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड किस पे करती है आर के क्यूब पे। ठीक है, आर के क्यूब पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आर का क्यूब है वो कितना होगा 810 का क्यूब, और जो सिंपली जो स्मॉल जो हमारे पास लड्डू है उसका क्यूब कितना 90 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं मतलब 0 से 0 कटा 9 9 जा 81, मतलब 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होगा 729, मतलब हम कह सकते हैं कि 729 नंबर्स ऑफ न्यू लड्डू बने होंगे। हमें बोला कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा अब। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका स्फेयर का अब चाहे टोटल सरफेस एरिया लो सरफेस एरिया लो इक्वली होता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे, वो सिंपली आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमें बोला कि जो हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है ऑल द स्मॉल लड्डूस, और स्मॉल लड्डूस हमारे पास कितने थे 729 इंटू, अब जो स्मॉल लड्डू था उसका रेडियस कितना था 90, मतलब हम कह सकते हैं 90 का स्क्वायर, जो होगा हमारे पास क्या स्मॉल लड्डू का टोटल सरफेस एरिया। अब उसी की रेशो हमने निकालनी है किसके बड़े लड्डू के सरफेस एरिया के बराबर, और बड़ा लड्डू क्या था हमारा 810, इसी का क्यूब जा गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इधर से हमारे पास सॉरी इधर स्क्वायर नहीं है क्यूब है। ठीक है, क्यूब, तो हम कह सकते हैं कि जो 729 रेशो, अब 90 इधर गया 0 से 0 कटा 9 से 9 जा 81, मतलब हम कह सकते हैं कि इधर कितना होगा हमारे पास 9 ही आ रहा है ना, रुको देखो हमारे पास क्या था कि सबसे पहले क्या था हमारे पास मतलब 729 हमारे पास क्या आ गए स्मॉल लड्डू। ठीक है, इनटू उसको हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमें पता है ऐसे फार्मूला तो 4πr² होता है, पर लेकिन वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं इधर 90 का स्क्वायर होगा, और उसी की रेशो किसके हमें टोटल सरफेस एरिया बिग लड्डू, अब बिग लड्डू भी कितने आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो वो 810 का स्क्वायर होगा। सॉरी मैंने पहले क्यूब लिख लिया था है ना, तो जिन 0 से 0 कटा 9 9 जा 81, मतलब 729 की रेशो किससे 9 का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं इसको कितना 81, तो ये आ गया हमारे पास रेशो ऑफ स्मॉल लड्डू जो टोटल सरफेस एरिया अपॉन बिग लड्डू, मतलब सिंपली कह सकते हैं 1 जा और 9 जा, तो 9:1 हमारा आंसर आ गया। और देखो इधर 1:9 भी है, हमें जेन नहीं लगाना है, हमें कौन सा लगाना है 9:1, क्योंकि हमें क्या बोला था इधर हमें बोला है पहले हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल लड्डूस, और स्मॉल लड्डूस हमारे कौन से हैं 729 वाले, तो 729 मतलब 9:1 आंसर आपका आएगा सी पार्ट। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है हमें कि रेशियो है वॉल्यूम की फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर इज़ 32:9, और बोला कि रेशियो ऑफ देयर लेंथ सॉरी हाइट दी है हमें 8:9, और बोला कि एरिया बेस ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब देखो हमें मिल गया कि सेकंड सिलेंडर की हमें वैल्यू है, मतलब हम सेकंड सिलेंडर ले लेते हैं पहले। ठीक है, और देखो जो हमारे पास सेकंड सिलेंडर है उसका हमारे पास क्या है एरिया ऑफ बेस, अब एरिया ऑफ बेस मतलब सिलेंडर है, एरिया क्या होगा बेस का मतलब सर्कल होगा, मतलब हम कह सकते हैं जो πr² है उसकी वैल्यू हमें दी है 616, मतलब हम कह सकते हैं जो r² होगा वो कितना होगा 616/22/7। अब इसको अगर हम काटें तो ये कितना आता है हमारे पास मतलब 11 से काटें 11 2 जा 11 5 जा 11 6 जा 228 जा, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 × 2 मतलब 14। अब हमारे पास जो सेकंड है
सेकंड का जो रेडियस आ रहा है, सेकंड सिलेंडर का रेडियस वो हमारे पास कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जो फर्स्ट होगा उसका रेडियस कितना आएगा। अब देखो इधर लिख लिया हमने फर्स्ट वाला, इधर लिख लिया हमने सेकंड वाला सिलेंडर। अब इनकी हमें जो है वॉल्यूम की रेशो दी है, वॉल्यूम की रेशो कितनी दी है हमें 32:9 दी हुई है जी हमें। और इनकी हाइट की रेशो दी है हमें, हाइट की रेशो कितनी दी है हमें 8:9। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो वॉल्यूम होती है इसकी। अब देखो अभी इस क्वेश्चन को इधर से ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो जो वॉल्यूम की रेशो होती है हमारे पास, वॉल्यूम की जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होती है इसकी, एरिया ऑफ सिलेंडर की πr²h, है ना, πr²h, ये किसके इक्वल होती है वॉल्यूम के। ठीक है, अगर हम करें कि जो r² होगा वो कितना होगा वॉल्यूम अपॉन h, पाई को हटा लो क्योंकि हमें क्या है इधर रेशो ही निकालने की, पाई इधर भी था पाई इधर भी था, वो कट गया होगा। ठीक है, अब देखो जो r² होगा हमारा, r² की रेशो क्या होगी, वॉल्यूम को जब h से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो r रेडियस के स्क्वायर की रेशो होगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब इन्हीं को डिवाइड करना है, मतलब 4:1। ये हमारे पास किसकी आ जाएगी आर स्क्वायर की रेशो। वैसे ही आर की रेशो अगर हम निकालें, आर की रेशो कितनी होती है 2:1। अब हमें बोला कि 1 की वैल्यू हमें दी है कितनी है 14, और 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 28। तो सिंपली हम 28 सेंटीमीटर में आ करके चल सकते थे। ठीक है, मैंने कोई इसमें फार्मूला की झंझट नहीं देखी, मैंने देखी सिर्फ वॉल्यूम की रेशो दी थी हमें, वॉल्यूम की रेशो दी थी तो हाइट की रेशो हमारे पास कितनी आ गई 8:9, ये भी दी हुई थी हमें। तो वैसे ही आर स्क्वायर की रेशो कितनी होती, इन्हीं को अगर आप डिवाइड कर लो 8 4 जा 32, और वैसे इधर 9 1 जा 9। ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वायर की रेशो आ गई 4:1। वैसे ही आर की रेशो क्या होती 2:1। अब हमें जो सेकंड वाला जो हमारा रेडियस था वो हमें दिया था 14, मतलब 1 की वैल्यू कितनी थी 14 और 1 की वैल्यू 14 है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी 28। तो आप 28 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, रुकना मेरा डेड हो गया, चार्ज लगा लूँगा इसको। हो गया बस। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका जी, बट प्रॉफिट परसेंटेज इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, इफ बाय सेलिंग 4/5 ऑफ दैट प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 12%। ठीक है, हमें बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी किसी भी आर्टिकल की अगर हम उसी आर्टिकल को क्या करते हैं सेल करते हैं सर्टेन प्राइस पे, इफ़ द सेलिंग प्राइस अगर उसका 4/5 होता। मतलब देखो जो सेलिंग प्राइस है उसका, चार्ज नहीं लगा, देखो सेलिंग प्राइस, अब हमें बोला है कि उसको क्या होता है लॉस होता है 12% का। अब सिंपली आप 12% को ऐसे तो लिख सकते हो, मतलब 20 से चीज़ क्या हो रही है 17, पर लेकिन आप सिंपली ऐसे लिख लो कि जब 20 से 17 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप सिंपली लिखो जो 100 की चीज़ है। ठीक है, 100 क्या थी हमारे पास CP। अब हम 100 की चीज़ कितने में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहे हैं 12% लॉस पे, मतलब 100 की चीज़ हम 88 की बेच रहे हैं। हम सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं। पर लेकिन ये 88% लॉस कब हुआ, जब हमारा सेलिंग प्राइस 4/5 हो गया। ठीक है, अब जो हमारा सेलिंग प्राइस था, ऐसे हमारा सेलिंग प्राइस था जो ओरिजिनल था जो हमारा वो तो 5 था। अब 5 से हम जो सेलिंग प्राइस है वो अपना कितना कर रहे हैं 4। ठीक है, तो जब हमारा सेलिंग प्राइस 5 से 4 होता है हमें लॉस होता है 12% का। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम अपना सेलिंग प्राइस 5 से 4 करते हैं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाता है 88 हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें पता लग गया कि जो 4 है, 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 88। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी है 88। तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 22। 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 22, ये कितनी आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, ये तो अब हमें बताना है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा कि अगर हम उसको क्या करते सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, इफ द मतलब उसको अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे अगर उसको हम सेल करते। ठीक है, अब देखो हमने पता लग गया ना कि अगर हम 5 से जब 4 कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 88। अब हमें बताना है कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। और देखो 5 की वैल्यू कितनी होगी इधर हमारे पास, मतलब अगर हम इधर आ रहा है ना हमारे पास 1 की वैल्यू होगी 22, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 22 को 5 से कर लो, मतलब 5 टू 10 11, मतलब 110 होगी हमारे पास ओरिजिनल सेलिंग प्राइस।
अब देखो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 110, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हम 100 की चीज़ 110 की बेच रहे हैं, मतलब कितने बेच रहे हैं 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की समझ लगी आपको कि हमने क्या बोला था इस क्वेश्चन में। हमें क्या हो रहा है कि जब हम सेलिंग प्राइस को 4/5 उसी ओरिजिनल है उसी के 4/5 पे बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। मतलब अगर हम 5 की चीज़ 4 की बेच रहे हैं तो असल में वो चीज़ की नहीं बेच रहे हैं हम 88 की, मतलब 100 की चीज़ हम 88 की बेच रहे हैं। मतलब 4 की वैल्यू अगर 88 थी, 5 की वैल्यू कितनी होगी 110। मतलब जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी वो कितनी होती उसकी 110। तो हमें यही बोला कि ओरिजिनल हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती। अब 100 की चीज़ 110, इसका मतलब कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब वैसे ये अगला क्वेश्चन है, ए बिल्डर अपॉइंट्स 3 कंजिक्यूटिव वर्कर जय, नरेश और सुनील। मतलब जय, नरेश एंड सुनील को उसने वर्क पे लगाया। दे टेक 20 days, 30 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट ए वर्क। ठीक है, अब देखो ये वाला 20, 30 एंड 60 days लेता है कंप्लीट करने में। अब टोटल वर्क 60, मतलब एफिशिएंसी इनकी आई थी 1, 2, 3 की। ठीक है, टू डू ए पीस ऑफ वर्क। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू जे टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय नरेश एंड सुनील टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज। अब देखो ऐसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे। अब फर्स्ट डे में क्या होता है कि जय स्टार्ट द वर्क ऑन फर्स्ट डे अलोन। अब जो फर्स्ट डे है उस दिन क्या करता है सिर्फ जय वर्क करता है। और जो सेकंड डे मतलब इधर बोला है हमें क्या होता है एक दिन छोड़ के उसके साथ तीनों मतलब दोनों जो बाकी दो बच्चे नरेश और सुनील वो जुड़ जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो फर्स्ट डे सिर्फ जय काम करता है और सेकंड डे तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तीनों मतलब जय, नरेश एंड सुनील। तो ऐसे ही ये स्टेप कॉन्टीन्यूस होता रहता है। मतलब फर्स्ट दिन सिर्फ जय करेगा, फिर सेकंड दिन तीनों, फिर थर्ड डे सिर्फ जय करेगा, फोर्थ दिन तीनों, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जय जो फर्स्ट डे मतलब काम कितना होता है हम कह सकते हैं जय की एफिशिएंसी कितनी है 3। मतलब जो फर्स्ट डे का काम है वो कितना होता है सिर्फ 3। ठीक है, और जो सेकंड डे काम होता है वो कितना होता है टोटल 3, 4, 5, 6। मतलब सेकंड डे काम होता है टोटल 6। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो 2 days में वर्क होता है वो कितना होता है टोटल 9 का वर्क हो जाता है 2 days में। अब हमें बताना है कि जो हमारे पास टोटल काम है 60 वो कितने दिनों में होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर हम देखो अब हमें अल्टरनेट डेज निकालना हो। ठीक है, मतलब अल्टरनेट डेज निकालना हो हम कह सकते हैं कि 60/9 मतलब 54 काम हो जाएगा आपका। कितना 54 काम हो जाएगा कितने दिनों में पर, लेकिन इंटू 6 दिनों में। मतलब 9 6 54 रहता है ना, 9 6 54 मतलब हम कह सकते हैं 9 6 54 मतलब 9 6 54। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वो 6 बार ऐसे स्टेप कॉन्टीन्यूस होते तो हमारा 54 काम हो जाता। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो 12 डेज हो गए 12 डेज में 54 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग काम होगा, रिमेनिंग काम कितना बचेगा हमारे पास 6 का। अब जो रिमेनिंग काम होगा उसका जो रिमेनिंग काम फर्स्ट डे कौन करेगा सिर्फ जय। जय अगर करेगा 3 काम कर लेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो 13th डे काम होगा हमारा जो 13वें दिन। ठीक है, 13th डे काम, क्योंकि 12 डेज तो हमने इधर कंप्लीट कर लिया है तो हम कह सकते हैं जो 13 डेज सिर्फ जे करेगा वो कितना 3 काम कर लेगा। और फिर पीछे रिमेनिंग 6 था टोटल, तो रिमेनिंग कितना बचा 3। तो जो 3 काम होगा इसको कौन करेंगे 14th डे का, मतलब 14 डे पूरे लगेंगे इसको जय, नरेश और सुनील तीनों मिलके करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो टोटल डेज आए हमारे पास टोटल डेज वो कितना आए 12 इधर 1 इधर, मतलब टोटल 13 डेज प्लस जो हमारा 3 काम बचा उसको तीनों ने मिलकर किया, मतलब 3/6 मतलब 1/2। तो हम कह सकते हैं 13 1/2 डेज हमें लगेंगे। मतलब सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन देखो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इन ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर है किस रेशो में, मिल्क और वाटर हमें दिया है कि देखो मिल्क और वाटर ये किस रेशो में 3:5 में, किस में ग्लास ए में। और वैसे ही जो ग्लास बी है उसमें 6:1 में। हमें बताना है किस रेशो में हम इसको क्या करेंगे मिक्स करेंगे तो हमारी जो रेशो 1:1 बने। ठीक है, अब देखो ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारा जो टोटल है, ठीक है ये हमारा टोटल है ना, ये कितना है हमारे पास 8 और ये हमारा टोटल है ये कितना है हमारे पास 7। ठीक है, तो मतलब हमें जो इसको पहले सिमिलर करना पड़ेगा ना इनकी रेशो। मतलब हम ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, जो ये पूरी इक्वेशन है हमारे पास इसको मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे किससे
7 से, और इस पूरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। तो हमारे पास जो न्यू रेशो होगी मिल्क और वाटर की वो कितनी आ जाएगी, 7 के 21, 7 पंजे 35, ठीक है। अब ये 8 के 48, 8 एकम 8। अब हमारे पास टोटल कितनी बन गई 50, इधर भी 56 बन रही है, इधर भी 56 अगर इसको हम सम करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई रेशो। अब हमें बताना कि हम किस रेशो में इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे पास रेशो 1:1 आ जाए। तो हमारे जो मिक्सिंग रेशो होगी, देखो मिक्सिंग रेशो मैं कैसे निकालता हूँ, ये देखो ये मेथड देखना आप कि मैं मिक्सिंग रेशो जब भी निकालता हूँ, हमें बोला हो कि हमें जे और जे आपस में मिक्स करना है, ग्लास ए और बी, तो मैं क्या करता हूँ 48 में से 8 निकाले कितने होते हैं 40, और वैसे ही 35 में से 21 निकाले कितने होते हैं 14, तो हमारे पास 40:14 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन आ गया 20:7, ठीक है। अब ये मैंने कैसे किया, ये देखो आप ध्यान से कि मैंने ये डायरेक्ट इनको माइनस कैसे किया। हमें पता है कि अगर इधर x होता इधर y होता, मतलब ये हमें x में लेते, जे x ले लेते, जे y ले लेते, तो हम कह सकते थे कि जो हमारा 21x होगा प्लस 48y होगा, मतलब ये आ गई हमारे पास टोटल मिल्क। और मिल्क और वाटर हमें क्या बोला 1:1, मतलब इक्वल होते जे किसके बराबर होते 35x प्लस 8y। तो इधर से हमारा सिंपल यही था ना कि 35x में से 21x गए मतलब 14x इक्वस टू 48x में से 8y गए मतलब 48y में से 8y गए मतलब 40y। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी x रेशो y है वो कितना आ जाता है हमारे पास 40:14। तो मैंने सिंपली इधर ही कर लिया कि मैंने इधर ही इनको माइनस कर लिया कि 48 में से 8 गए 40 और 35 में से 21 गए 14। तो ये सिंपल हमारी रेशो आ जाती है कि नहीं 20:7। तो 20:7 कौन सा डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये भी देखो, वन ऑफ द मैं इजीएस्ट क्वेश्चन ही कहूँगा इसको। ABC कंप्लीट वर्क करते हैं 12, 15, 20 दिन में, ठीक है। तो ABC ये कितने में करते हैं 12, 15, 20 दिन में रिस्पेक्टिवली में। टोटल वर्क कितना होगा 60, मतलब हम कह सकते हैं इसकी रेशो होगी 3, 15 4 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। अब बोला कि हाउ मच मिनिमम टाइम, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितने कम से कम टाइम लगेगा रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क इफ़ मोर देन मतलब इफ़ दिस वर्क इफ़ मोर देन 2 पर्सन कैन नॉट वर्क, मतलब एक दिन में 2 से ज़्यादा पर्सन काम नहीं कर सकते हैं। और कोई भी जो पर्सन होगा लगातार 2 दिन काम, मतलब कोई भी पेयर होगा, पर्सन नहीं पेयर होगा, इधर लिया है हमें पेयर, कि कोई भी पेयर होगा कॉन्टीन्यूसली 2 दिन काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो अगर आपको जल्दी काम करना है, मतलब सपोज करो आपको अगर अपने घर पे ही जल्दी काम करवाना है, तो आप कोई ऐसा मजदूर ढूंढोगे ना कि जो जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप उसी को काम पे लगाओगे, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास एफिशिएंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ए की सेकंड नंबर पे, बी की थर्ड नंबर पे, सी की। मतलब हम कह सकते हैं जो हम फर्स्ट डे काम करवाएंगे, कोई भी 2 बंदे मतलब 3 बंदे तो काम एक साथ कर नहीं सकते, क्योंकि इधर हमें क्या बोला है कि इफ़ मोर देन 2 पर्सन कैन नॉट वर्क इन ए डे, ठीक है। मतलब हम पहले दिन जो काम करवाएंगे वो किससे करवा सकते हैं, सोचो कोई 2 बंदे हम लेंगे जिसकी मतलब जो अच्छे, और 2 अच्छे मजदूर कौन से हैं इसमें से, एक तो ए है एक तो बी है, मतलब फर्स्ट डे काम करवा सकते हैं ए बी से, ठीक है। अब सेकंड डे काम किससे करवाएंगे, सेकंड डे, ठीक है। अब देखो जो हमारा ए वाला मजदूर है, ठीक है, ये तो सुपर मजदूर है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला मजदूर है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। अब हमें बोला है कि बी को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि कॉन्टीन्यूसली सेम पेयर हो जाएगा, ठीक है, सेम पेयर को हम ले नहीं सकते, तो हमें बी की जगह किसको लेना पड़ेगा, सी को। मतलब हम सेकंड डे काम किसको करवाएंगे, ए और सी को। तो यही हमारा पेयर रिपीट होते रहेगा, मतलब पहले दिन ए बी फिर ए सी फिर ए बी फिर ए सी फिर ए बी फिर ए सी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो पहले दिन हमारा काम होगा वो कितना होगा 5 + 4 9 की एफिशिएंसी से, और जो सेकंड डे काम होगा वो कितना होगा 5 + 3 8 की एफिशिएंसी से। मतलब हम कह सकते हैं जो 2 डेज़ में वर्क होगा, 2 डेज़ में वर्क कितना होगा 9 8 17 काम होगा 2 डेज़ में। तो वैसे अगर हम इसी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें 3, मतलब जो हमारा 6 डेज़ का काम होगा वो कितना होगा 51 काम कंप्लीट हो जाएगा 6 डेज़ में। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा 9। तो रिमेनिंग काम जो 9 होगा वो कौन करेगा, ए बी मिलके, और ए बी मतलब 9/9 एक दिन में इसको कर लेंगे। मतलब हमारे पास टोटल डेज़ कितने लगेंगे, इधर 6 डेज़ लगे प्लस इधर 1 डेज़ लगा, मतलब टोटल हमारा 7 डेज़ में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो सी पार्ट आंसर मतलब 7 डेज़ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन देखो आपका आया है, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है मैं कहूँगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इधर हमें बोथ 1 और 2 का ऑप्शन दिया है, हम डायरेक्ट उसको ऑप्शन से ही क्यों ना चेक कर लें, ऐसे मिडिल टर्म हम सब्लेटिंग लगाएंगे उसमें बर्बाद करेंगे टाइम, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं
डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब हमें पढ़ा कि जो सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। और देखो इधर अगर हम सम ऑफ रूट देखें इस इक्वेशन में वो कितना आएगा माइनस, मतलब इधर ए बी सी यही तो होता है। अब बी कितना है, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू है 2, तो हम कह सकते हैं जो सम होगा, सम इधर कितना होगा -1/2, सम ये आ रहा है हमारे पास। और देखो अगर हम इन्हीं दो इक्वेशन को ऐड करते हैं 16 माइनस 33/2, हमारे पास कितना आ रहा है 32 में से -33 का मतलब -1/2, यही तो आ रहा है हमारे पास सम, सेम आ गया सम, मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों हमारे रूट्स होंगे। तो सी पार्ट 1 एंड 2 ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत पड़ी, हमने सिर्फ एक चीज़ चेक की कि सम, और सम हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 16 दूने 32, 32 में से 33 गए मतलब -1 आता है ऊपर अपॉन 2, ये आ रहा है। अगर सम हमारे पास इन दोनों से मिला के आ रहा है तो मतलब एक रूट हमारी ये होगी, एक रूट ये होगी, मतलब बोथ 1 एंड 2 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो इन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो आपको इस अप्रोच के साथ जाना होता है कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन से पता लग जाए, ठीक है। और अगर आप ये अप्रोच यूज़ करोगे क्वेश्चन में तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जैसे ये था, अब देखो ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ देखना था, ठीक है। अब मैंने आपको एक फार्मूला बढ़ाया है कि अगर आपके पास a-1/a समझ लो x है आपके पास, ठीक है, तो a³ -1/a³ कितना होगा, मैंने पढ़ाया था x का क्यूब +3 है, मतलब 3 × x, ठीक है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। मैंने मतलब रुको ये, अब देखो a-1/a, जैसे a-1/a अगर आपको x दिया है और इधर आप क्यूब का फार्मूला लगा लो, ठीक है, क्यूब का फार्मूला लगा लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा a³ -1/a³ -3 × a-1/a, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा x का क्यूब, और ये हमारा ये टर्म x है, तो आप सिंपली कह सकते हो जो a³ माइनस कितना होगा x का क्यूब +3 × x, ठीक है, यही तो दिया है हमें। अब देखो अगर हम इसी पूरी टर्म को अगर हम a मान लें, ठीक है, तो इधर हम पूरी टर्म्स को हम क्या मान लें a मान लें, तो हमारे पास ये सिंपली क्या बन रहा है a का क्यूब +3 × a। अब a का क्यूब +3 × a मतलब यही x³ +3 × x, ठीक है, यही तो फार्मूला बन रहा है ना, इधर 3 × सॉरी इधर x भी था, ठीक है, तो इधर यही फार्मूला बनेगा हमारे पास, क्या फार्मूला बनेगा a का क्यूब +3 × a, यही तो बन रहा है, मतलब एक की जगह क्या है x है, ठीक है, सिंपली वो हमने लिया है, ठीक है, इधर ax कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही फार्मूला बन रहा है। अब ये किसके इक्वल होगा a³ -1/a³, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो टोटल होगा ये किसके इक्वल होगा a³ -1/a का क्यूब। अब देखो a की वैल्यू हमें दी है ये, जब इसको क्यूब करेंगे हम ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मतलब हमारे पास a³ की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 -1 -1/√2 -1। अब जैसे ही इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, मतलब इधर √2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 + 1 -2√2। अब आगे क्या है -1 अपॉन टोटल √2 -1, ये आ गया हमारे पास। और देखो 2 + 1 3, 3 में से 1 गए 2, मतलब हम 2 अगर कॉमन ले लें अंदर क्या बच रहा है 1 -√2 और नीचे क्या है √2 -1। जब इसको हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का, तो -2 आंसर हमारा आ गया, मतलब सी पार्ट हमारा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच के साथ जाते तो आप आराम से कर सकते, खींच के आपका 30 सेकंड का टाइम लगता। अब जैसे ये क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, हमें उल्टा दिया हुआ है, बोला कि ये मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स खरीदता है प्रोडक्ट $1 ईच के, और वैसे 15,000 खरीदता है $1.15 ईच के, 5,000 खरीदता है $2 ईच के। अब बोला कि दी अगर हम इसी यूनिट को वेट माने और टोटल नंबर ऑफ यूनिट को सम ऑफ ऑल वेट माने, तो हमें बताना है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। अब देखो हमें जो 20,000 हैं, ठीक है, वो दिए $1 के, ठीक है। अब जो हमारे पास 15,000 हैं, डायरेक्ट इसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप इधर 3 जीरो काट लो, इधर भी 3 जीरो काट लो, अब इधर भी 3 जीरो काट लो, मतलब हम कह सकते हैं जो 20 है, अब इसको और भी कटता है तो और काट लो, ठीक है, वैसे नीचे ही काट लेते हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे दिखेगा नहीं क्लियर, ठीक है। अब देखो इधर 20 है, इधर 15 है, इधर 5 है, अब इसकी है जो इसकी है $1, इसकी है $1.15, इसकी है $2, ठीक है। अब देखो ये 5 1 5, 5 3 15, 5 4 20, मतलब हम कह सकते हैं जो 4 नंबर्स हैं उनकी मतलब एवरेज है 1, 3 नंबर है उनकी एवरेज है 1.15 और एक एवरेज है उनकी नंबर एवरेज है कितनी है 2, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 4 1 जा 4 + 3 × 1.15। अब देखो
3 इंटू 1 करते हैं हम, कितना आता है 3.15 या 45, मतलब 3.45 प्लस 1 की कितनी है 2 अपॉन टोटल, टोटल कितनी है 4 5 6 7 8 8, ये आ गया हमारा सिंपल। अब देखो 4 5 6 7 8 9, मतलब 9.45 हमारा आंसर आ गया अपॉन 8। अब इसको अगर हम काटे कितना आता है 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 68 8 जा 64, मतलब 1.18 से आ गए। मतलब अब हमें 1.18 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन था जी, इतना सिंपल क्वेश्चन था एवरेज का, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको उल्टा किया हुआ था। आप मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, ये ऐसे इसकी जो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज है इसको बढ़ के इसको उल्टा ले लेंगे, ठीक है। मतलब 1 प्लस जे इनको नीचे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पर लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था सिंपल, हमें जो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी कि 20,000, सीधा 3 0 काट लो। हमारे पास रेशो तो लास्ट में हमें क्या, जो एवरेज होती है, चाहे वो हम टोटल की रेशो निकाल लें, मतलब टोटल की एवरेज निकालें, चाहे उसकी रेशो मतलब कट करके उसको एवरेज निकालें, एवरेज तो सेम आती है। वैसे हमने इधर क्या कर लिया, कट कर लिया, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया इसको, उसकी एवरेज निकाली, वो भी तो सेम ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब बोला ये क्वेश्चन देखो, वेट ऑफ ए 20% मोर देन बी, ए है बी है सी है, ठीक है। अब बोला कि जो ए है वो 20% मोर है बी से, मतलब कह सकते हैं अगर बी 5 है ए 6 होगा, ठीक है। अब बोला कि हुज वेट इज 30% मोर देन दैट ऑफ सी, अब जो बी है उसी का वेट भी कितना है 30% मोर है किससे, सी से। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सी का वेट 10 है, इसका वेट 13 होगा, ठीक है। अब देखो जो बी है, बी का जो वेट है, मतलब देखो इधर तो हमें 5 दिया है, इधर कितना दिया है 13, मतलब हम कह सकते हैं जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई बाय 13 कर लें, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, तो हमारे पास डायरेक्ट जो ए बी और सी की रेशो होगी वो कितनी होगी 13 छिके 78 और 13 5 जा 65, 10 5 जा 50, ये रेशियो हमारे पास आ गई। अब हमें बताना कि बाय हाउ मच परसेंटेज ए इज़ मोर देन, अब बताना ए मोर कितना होगा इससे, कितना मोर है 28 मोर है किससे 50 में से, तो 100 में से कितना होगा 52 या मतलब 56% इससे ज़्यादा होगा, तो 56% मतलब सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन कितना सिंपल है कि सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। और देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है PRT अपॉन 100, ये तो पढ़ा है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रहा है ₹1 दे रहा है, हमें बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, रेट हमें दिया 5% पर एनम, पर लेकिन टाइम का देखो, टाइम हमें क्या बोला है कि ₹1 पर डे बोला है हमें, पर डे, ठीक है। इसमें ये चक्कर था कि हमें क्या बोला था पर डे। अब देखो अगर हमें पर डे निकालना होगा, मतलब 1 अपॉन टोटल डेज कितने होते हैं 365, तो हम टाइम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 365, तो अगर इसको हम 5 से काटें, 5 7 या 35, 5 3 या 15, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा 7300, तो मतलब 7300 हमारे पास आंसर आ जाता, ठीक है। सिर्फ आपने ये देखना कि हमें पर डे बोला, पर डे मतलब हम टाइम कितना लेंगे 1 अपॉन 365, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने होते हैं 365, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। और देखो 4% का मतलब क्या हुआ 1.25, मतलब हम 25 की चीज़ कितने की बेच रहे हैं 24 की बेच रहे हैं, जी 24 की वैल्यू हमें दी है कितनी है 960, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब देखो 24 की वैल्यू अगर 960 है, मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी होगी 40, और 1 की वैल्यू 40 है तो मतलब इसकी 25 की वैल्यू क्या होगी, इसी को मल्टीप्लाई 40 कर लो, मतलब 1000, तो 1000 हमारा आंसर आ जाता, मतलब कैसे किया मैंने 25 इंटू 4 या 100 और 100 के आगे 1 जीरो, मतलब 1000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या बोला है, ए शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 150% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो ये हमें बोला है कि एक शॉपकीपर है, देखो शॉपकीपर है जो अपना जो CP है और MP, ये देखो इसमें कन्फ्यूज़न होगी आपको कि 150% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 100 है ना, तो वो उसकी जो मार्क्ड प्राइस होगा वो होगा 250, इधर 150 मत लिख लेना गलती से, ठीक है। 150 हमें क्या बोला कि 150% अबव है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर CP 100 है MP कितना होगा 250, मतलब 150% इससे अबव होगा, ठीक है, मतलब 150 + 100 250 होगा। अब बोला है कि द कॉस्ट प्राइस एंड रेशियो ऑफ डिस्काउंट अलोड टू प्रॉफिट इज इन, ठीक है। बोला कि एंड रेशियो ऑफ डिस्काउंट, हमें बोला कि जो डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट दे लिख लिया हमने। अब बोला कि डिस्काउंट अलोड टू प्रॉफिट अर्नड, टू प्रॉफिट अर्नड, ठीक है, वो हमें बोला कि 4:1 है, मतलब 4:1 हमें दिया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट, ठीक है, जो भी है। अब बोला है कि
देन द फाइंड द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस टू मार्क्ड प्राइस की रेशो निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैंने करना होता ना इसको डायरेक्ट, तो मैं कैसे करता इसको। हमें जो रेशो थी लास्ट में बोली थी हमें एसपी रेशो किसकी, मार्क्ड प्राइस की, मार्क्ड प्राइस की रेशो बोली थी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक सही करेंगे, ठीक है। देखो एसपी और मार्क्ड प्राइस की हमें रेशो बोली थी लास्ट में निकालने को। अब हमें पता है कि जो मार्क्ड प्राइस होगा हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो इधर जे सेलिंग प्राइस है जे मार्क्ड प्राइस, हमारा क्या मार्क्ड प्राइस छोटा आ रहा है सेलिंग प्राइस से, मतलब ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सेकंड है मार्क्ड, मतलब मार्क्ड प्राइस जे आ गया, सेलिंग प्राइस जे आ गया, मतलब जे हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें मार्क्ड प्राइस बड़ा दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस, ठीक है। जे हो सकता है, अब जे भी हो सकता है और जे भी हो सकता है, मतलब पहला ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया। और देखो जो मार्क्ड प्राइस है हमारा 250 है, मतलब जो हमारा मार्क्ड प्राइस होना चाहिए था वो कितना 25, मतलब 25 का मल्टीपल होना चाहिए था। अब इधर 17 है, जे तो ऑप्शन कट गया, इधर 27 है, जे ऑप्शन भी कट गया, मतलब हमारा सी पार्ट एक ही ऑप्शन हम मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। समझ लगी मैंने कैसे किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे बिल्कुल आराम से। अब वैसे अगर हमें करना ही होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा कि हमें बोला कि प्रॉफिट अर्न फॉर ₹180 लेस दैन डिस्काउंट अलाउ, तो हम कह सकते हैं मतलब 4 से अगर चीज़ हम अगर 4 उसका डिस्काउंट है, ठीक है, और 1 क्या है उसका प्रॉफिट है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट माइनस प्रॉफिट होगा, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी है 180, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 60 है, 4 की नहीं होगी इंटू 60, मतलब जो डिस्काउंट हमें कितना दे रहे हैं 240 का, और प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना 60 का, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारा कमा रहे हैं जी, ठीक है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हमें पूरा निकालना तो हम ऐसे निकालते हैं। अब हम पता लगा कि हमें डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 240 का, और प्रॉफिट कमा रहे हैं 60 का, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सीपी और एमपी, मतलब इधर काट लो 10:25 हम लिख लें, ठीक है। अगर इसकी 10x है इसकी 25x है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 10x है इसमें हम क्या कर रहे हैं प्रॉफिट कमाएंगे ना कुछ, इसमें कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, प्रॉफिट कितना दिया है हमें 60 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम 240 का, मतलब जो 25x है इस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 240 का, मतलब अगर इसका हम क्या देखें डिफरेंस देखें तो कितना, मतलब हमारे पास 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 240 और 300, मतलब कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी होगी 20, अगर x की वैल्यू 20 है मतलब CP कितना होगा 20 × 10 मतलब 200, और MP कितना होगा 20 × 25 मतलब 500, ठीक है। ये आ गया हमारे पास किसकी MP और CP की रेशो। अब हमें लास्ट में क्या बोला था सेलिंग प्राइस SP और MP की रेशो निकालनी थी। अब देखो MP हमारे पास कितना आ गया 500, और हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 260 का, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा 200 + 60 मतलब 260, ये हमारा कटा कितना आ गया 25:13, तो वो ही आंसर हमारा आया था क्या 25:13, जो हमने ट्रिक की मदद से आराम से कर दिया था, ठीक है। तो आपको ऐसी ऐसी अप्रोचेस सीखनी होंगी तो सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि ऐसी अप्रोचेस आपका एक तो टाइम बचाएंगी, ठीक है, और क्या करेंगी आपका आराम से, मतलब एक तो टाइम बचाएंगी और आपका एक दिमाग नहीं थकेगा, आप आराम से कर पाओगे क्वेश्चन को। अब जैसे ये क्वेश्चन था ए स्टोर ऑफर मतलब बाय 4 गेट 1 फ्री, मतलब आपको जो आप खरीद रहे हो 5 चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब 5 चीज़ें खरीदो ना बाई 4 गेट 1 फ्री, और उसके लिए जो अमाउंट दे रहे हो वो कितना दे रहे हो 4 का अमाउंट दे रहे हो, मतलब 5 से चीज़ क्या हो रही है 4, अब 5 से चीज़ 4 मतलब 20%, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि 20% क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, मतलब 20% का इधर डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब हमें चीज़ें कितनी मिल रही है 5 मिल रही है ना, और हम अमाउंट कितना पे कर रहे हैं 4 का, मतलब हम कह सकते हैं 5 की चीज़ हमें 4 में मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 1/5, मतलब यही हुआ ना 1/5 का डिस्काउंट, 1/5 क्या होता है 20%, तो हम 20% डायरेक्ट मार्क कर सकते थे आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल था। अब इस क्वेश्चन को अगर आप फार्मूले के मेथड से करते वो वाला, ठीक है, देखो 2 ट्रेन्स रनिंग कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दे क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग, अब मैन को वो क्रॉस करती है 28 सेकंड और 10 सेकंड में, दे क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकंड 24 सेकंड, हमें बताना है रेशो ऑफ स्पीड, और रेशो बोलिए स्पीड के, सिंपल इसमें एलिगेशन क्यों नहीं लगाते, देखो एलिगेशन लगाया 28 10, और इनकी रेशो हमें बोला कि टोटल कितना 24 सेकंड में करते हैं, तो इनकी एलिगेशन से कितनी आ गई 4 रेशो 14, मतलब 2:7 आपका आंसर आ जाता, आराम से आप 7:2 मार्क करते और आगे बढ़ते, ठीक है। अब ऐसे
ये वाला क्वेश्चन, ए सेल ए सूटकेस टू बी, मतलब ए क्या करता है, बी को सेल करता है, ठीक है, किसके, प्लस 10% प्रॉफिट पे, मतलब 10 की चीज़ 11 में वो सेल कर रहा है, ठीक है, 10 की चीज़ 11 में सेल कर रहा है, एंड बी सेल इट्स टू सी, अब बी करता है कितने, अर्निंग 30% प्रॉफिट, मतलब अगर बी कितना है, 10 की चीज़ कितने की बेच रहा है, 13 की बेच रहा है, ठीक है। अब लेकिन बेच रहा कितने की है वो, 2860, मतलब हम कह सकते हैं 13 की वैल्यू कितनी होगी, 2860, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या होगी, ठीक है। अब देखो 13 की चीज़ अगर 28, मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी होगी, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 220, मतलब 10 की वैल्यू कितनी होगी, 2200, मतलब हमारे पास पता लग गया कि जो बी है, बी के पास जो अमाउंट है वो कितना है, 2200, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 10 की वैल्यू जो 2200, मतलब 11 है जो इधर, 11 की वैल्यू भी क्या होगी, 2200, यही तो होगी वैल्यू इसकी, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 200, तो हम सिंपली कह सकते हैं 10 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 200 के आगे 1 जीरो, मतलब 2000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2000 कौन सा है, ए पार्ट, तो ए पार्ट को आंसर आप मार्क कर सकते थे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, एक्स कैन टाइप, अब ये भी क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा सिंपल है। अब कुछ लोग होंगे इसमें एक्स 25 ऐसे, वाई 30, इसको ऐसे वाले करने लग पड़ेंगे, ठीक है, पर लेकिन ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन था एक्स कैन टाइप 25 वर्ड्स इन ए मिनट और वाई करता है टाइप 30 वर्ड्स इन ए मिनट। और देखो अगर एक्स और वाई टोटल मिल के वर्क करें, ठीक है, टोटल मिल के वर्क करें, ठीक है, तो 1 मिनट में वो कितने वर्ड्स लिख लेंगे बताओ, 1 मिनट में ऐसे, मतलब ये जो एक्स है वो लिखेगा 25 वर्ड, जो वाई है वो लिखेगा 30 वर्ड्स, मतलब ये दोनों मिलके कितने 55 वर्ड्स लिख लेंगे, किस में, पर मिनट में लिख लेंगे। तो हमें बताना कि 550 वर्ड्स का ऐसे वो कितने मिनट में लिखेंगे, तो 550 वर्ड का है उसको 55 की स्पीड में कितने, मतलब 10 मिनट में ये कंप्लीट करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 मिनट में अगर कंप्लीट करके छोड़ रहे हैं, 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर्स, तो 1/6 आवर मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, ए मैन कैन गो डाउन स्ट्रीम विद ए बोर्ड टू सम डेस्टिनेशन एट रिटर्न अप स्ट्रीम, ठीक है, बोला कि एक पर्सन है डाउन स्ट्रीम जाता है और वापस मुड़ के अप स्ट्रीम आता है, बोला कि ओरिजिनल प्लेस कितने 5 घंटे में, मतलब ऐसे करके अगर डिस्टेंस है ना उसका, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस है जहाँ से जहाँ डाउन स्ट्रीम गया और जहाँ से जहाँ अप स्ट्रीम आया, ठीक है, ये टोटल कितना 5 आवर्स लगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस था, ठीक है। अब हमें बोला कि जो स्पीड थी उसकी बोर्ड की स्टिल वाटर में दी थी और स्ट्रीम की दी है 10 और 4, ठीक है, मतलब हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोर्ड की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड, और जो अपस्ट्रीम होता है वो क्या होती है, बोर्ड की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम होगी वो कितनी होगी, 10 + 4 14 किलोमीटर पर आवर, और वैसे ही अपस्ट्रीम होगी, अपस्ट्रीम कितनी होगी हमारे पास, 10 में से 4 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम कह सकते हैं जो टोटल उसने डिस्टेंस चला, पहले तो चला कितने 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, फिर उसने जो टोटल डिस्टेंस चला वो चला 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और टोटल टाइम उसने लिया 5 आवर्स। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो हमें यही बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब देखो 14 और 6 में क्या कॉमन है, मतलब 42 कॉमन आता है, इसको इंटू थ्री कर लो, इसको 7 × 7 कर लो, मतलब हमारे पास आ गया 10 का डिस्टेंस अपॉन 7 6 42, ये कितने में चल रहा है 5 में, ठीक है, 5 में चल रहा है। अब देखो 5 2 × 10 2 21 जा, मतलब हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस होगा हमारे पास सिंपल क्या होगा 21 किलोमीटर, तो 21 किलोमीटर मतलब सी पार्ट हम आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया है इतना, हमें बताना है कि बट अमाउंट। अब देखो ये क्वेश्चन भी हम कितने बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो मिल्क है और वाटर है, किस रेशो में 5:3 है, 5:3। हमें बोला कि बट अमाउंट ऑफ वाटर बी एडेड, ठीक है, मतलब हम वाटर कितना ऐड करेंगे कि जो हमारी रेशियो वो 3:5 बन जाए, ठीक है, 3:5 बन जाए। अब देखो आप बताओ, आप खुद मेरे को बताओ कि आपने मिल्क को छेड़ा, मिल्क आपका पास जितना था शुरू में, मिल्क अभी भी उतना ही बचा होगा आपके पास, क्योंकि आपने सिर्फ वाटर ऐड किया है, ठीक है, मतलब अब मिल्क आपके पास कितना था शुरू में 5 था, अब मिल्क आपको दिया कि 3 था, मतलब ये तो हो नहीं सकता, मतलब मिल्क हमारा क्या रहा होगा बराबर, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, मतलब हमारा जो मिल्क और वाटर होगा पहले था 15, तो इधर 3 3 जा 9 वाटर था, तो अब जो मिल्क है वो भी 15 है, पर लेकिन वाटर कितना होगा 5 5 जा 25, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि मिल्क हमारा सेम हो गया। अब हमने वाटर कितना जोड़ा 16 वाटर हमने जोड़ा, अब देखो 15 9, ये टोटल कितना था 24,
अब हमें 24 की वैल्यू दी थी शुरू में, कितनी थी 64 किलोमीटर, हमें बताना है 16 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, अब देखो अगर आप इसको 3 से करो, 3 8 या 24 अपॉन 3 लग गया। हमें बताना है 16 की वैल्यू, मतलब इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो मतलब 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब आप कह सकते हो 128/3। अब 128/3 मतलब 3 3 4 या 12, 3 2 या 6, 42 2/3, तो 42 2/3 मतलब सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमें दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है। अब डायरेक्ट दिख रहा है यार, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, जे इसके स्केयर के बराबर आ रहा है, मतलब 6 का स्केयर 36 इंटू 3 108, 108 प्लस 6 का स्केयर 36 कितना आ रहा है 144, मतलब इसके स्केयर के बराबर आ रहा है, 12 के स्केयर के बराबर, मतलब कह सकते हैं ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब देखो बी 2 में है, दिख रहा है ना बी 2 में, मतलब बी जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमने डायरेक्ट आंसर किया। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब बोला इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%, देन प्राइस वाज डिक्रीज बाय। अब बोला कि देखो ये भी क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये बोला कि इंक्रीज हुआ है प्राइस में कितना 25%, मतलब 4 की चीज़ हमने 5 की कर दी। अब बोला कि देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, अब 20% डिक्रीज हुआ, मतलब 5 की चीज़ हमने डायरेक्ट 4 की कर दी। और बोला कि देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, फिर हमने क्या किया इंक्रीज कर लिया, मतलब 10 की चीज़ 11 की कर ली। और देखो 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, मतलब सिंपली हम क्या कर रहे हैं 10 की चीज़ 11 की कर रहे हैं। अब 10 की चीज़ 11 की कर रहे हैं, मतलब टोटल इंक्रीज कितना कर रहे हैं 10% का। ठीक है, 10 की चीज़ 11 मतलब 1/10। ठीक है, 1/10 क्या होता है 10%, तो 10% मतलब डी पार्ट आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन ए स्कूल। ठीक है, नंबर डिक्रीज बाय 20% दिस ईयर। ठीक है, अब बोला कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ जो भी बॉयज़ हैं वो डिक्रीज हो गए 20% दिस ईयर। ठीक है, और जो 20% डिक्रीज का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब 5 की चीज़ क्या होगी 4। और देखो लास्ट ईयर कितने थे 610, मतलब 5 की वैल्यू थी 610, मतलब हम कह सकते हैं ए की वैल्यू कितनी होगी 512 या 52 या 10। ठीक है, जाके ए की वैल्यू 122, मतलब 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास इंटू 122, मतलब 4 2 जाए 4 2 जाए 4 1 जाए 4, मतलब इस साल जो मतलब ये था प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। ठीक है, इस साल जो मतलब वो होंगे बच्चे होंगे बॉयज़ सिर्फ, वो कितने होंगे 488। बोला कि हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन ए स्कूल, हमें बताना है कितनी गर्ल्स होंगी स्कूल में। इफ़ नंबर आर गर्ल्स आर, जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स आर 175% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल दिस ईयर। अब हमें बोला कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है कितना है 175% है किसके 488 के, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं ये कितना होगा 25 से करता है 25 4 जा 25 6 7 जा। ठीक है, अब ये 4 से 4 1 4 4 2 जा 8 0 12 7 84, मतलब 840 होगा हमारा। ठीक है, तो 840 कौन 840 ही होगा ना, 12 7 84, हाँ 840 ही होगा, इधर ऑप्शन में नहीं दिया। बोला कि इफ़ द नंबर ऑफ 480, अच्छा 488 है इधर, सॉरी 488, मतलब 4 इधर भी 2 आना था। ठीक है, रुको अब इसको, सॉरी 488 था, मतलब इधर भी 2 आना था, मतलब हम कह सकते हैं 12 7 84 840 और 7 दूने 14। ठीक है, 4 4 1 5 854, तो 854 होगा, ए पार्ट हमारा आंसर आ जाता। अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे की, मतलब इधर हमें दिख गया कि हमें इसको 122 था ना, इसको लिख सकते हैं 120 + 2 इंटू 7, तो 12 7 84 मतलब 840 और 7 दूने 14, तो यही कर दिया मैंने 856 आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसे किया था मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 854 आंसर। अब ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करना है हमें क्या निकालना है x⁻6 + 1/x⁻6 की वैल्यू। और देखो x⁻6 मतलब अगर हम पहले क्यूब करें फिर स्क्वायर रूट करें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्यूब करेंगे इधर माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम यूनिट डिजिट सबका डिफरेंस है, तो हम सिंपल इसको यूनिट डिजिट से ही उड़ा लेंगे। ठीक है, और देखो यूनिट डिजिट से कैसे उड़ाएंगे, पहले इसका क्यूब कर लो। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा x³ - 1/x³। देखो मैंने पढ़ाया आपको x - 1/x अगर a दिया हो तो x³ - 1/x³ करना होता है a³ + 3 × a। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं a³ + 3 × a, मतलब 3 × a कितना है हमारे पास 4, तो हम कह सकते हैं x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी 4 4 64 या 64 64 + 12, तो ये कितनी होगी हमारे पास 76, तो 76 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसी टर्म का स्क्वायर कर लें स्क्वायर, अब हमें पता है कि अगर कोई भी हमें x - 1/x अगर a दिया है, तो अगर x² + 1/x² निकालना हो वो हमारे पास कितना होगा
कितना होगा ए स्क्र प्लस 2, ठीक है, ए स्क्र प्लस 2। हम कह सकते हैं सिंपली एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6 नहीं होगी 76 का स्क्र प्लस 2। मतलब अब देखो इधर जूनियर डिजिट में 6 6 36 प्लस 2, मतलब जूनियर डिजिट में कितना आएगा सिंपली 8। तो जूनियर डिजिट में सिंपली 8, ये तीनों ऑप्शन कट गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसके जूनियर डिजिट में 8 था। तो हमने टोटल क्वेश्चन भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने जूनियर डिजिट देखा और आंसर कर लिया, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, इफ़ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर आर इतनी इतनी दी है हमें एंड रेडियस ऑफ स्फेयर दिया है जे हमें, तो हमें बताना कि रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच एंड एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब जो भी कर्व्ड सरफेस जो स्फेयर होता है, स्फेयर का तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल ही होता है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर वो कितना होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है, इसी की रेशो निकालनी है। और देखो इसी की अगर हम रेशो निकालें, पहले क्या है हमें पहले क्या लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब हम कह सकते हैं जो रेशो होगी, रेशो कितनी होगी 2 पाई आर एच, इसी की रेशो किससे 4 पाई आर स्क्वायर से, मतलब हम कह सकते हैं कि पाई से पाई कट गया 2 2 जा, ठीक है 4। अब देखो आर एच हम क्या लेंगे, मतलब आर एच हम क्या लेंगे सिलेंडर वाला, ठीक है, मतलब 10 इंटू 15 रेशो इसी की आर स्क्वायर से, मतलब 2 इंटू आर स्क्वायर क्या लेंगे हम, जो स्फेयर का रेडियस मतलब 5, मतलब 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो 2 5 जा 10, 5 से 5 कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब 3 रेशो 1 आंसर हमारा आ गया। तो 3 रेशो 1 हमारा सी पार्ट आंसर आ जाता, गलती से इसको मार्क मत कर देना, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन कि एफिशिएंसी दी है ए एंड बी की किसी काम करने की 5 3 की है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन दे, मतलब अगर ये तीनों मिलकर काम करें 5 3 8, ठीक है, ये काम करते हैं 30 दिन में, हमें बताना है कि ए लोन कितना करेगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये 3 से कटा 10, मतलब 80 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो बी पार्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये, अब ये देखो ये क्वेश्चन किसका था सिंप्लीफाई का, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ऑफ सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 कट गया जी। अब 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कट गया। अब 8 माइनस 6 2 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 1, ठीक है, माइनस 3, और 4 1 5, 5 में से 3 के कितना होते हैं 2, मतलब ये सिंपली क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब वैसे इधर अब ये ऑफ था, मतलब ऑफ था तो और 4 डिवाइड था, ऑफ था मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 4 किया जब हमने 4 2 जा कट गया, अब 18 2 जा 36, 36 3 जा 108, 108 में से 4 निकाला 104, ठीक है। तो ये आ जाएगा 104.2, मतलब 2 5 जा 52, मतलब ये जो पूरा है ये कितना बन गया हमारे पास 52 बन गया 52। वैसे ही इसको करते हैं अब देखो इधर क्या है पहले ऑफ, रुको पहले इधर ऑफ, ओ यार सॉरी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली, मैंने ऊपर नीचे वाला तो ठीक ही है, ऑफ को मैंने भूगा दी, हाँ इधर था 4 ऑफ 3, मतलब इधर कितना होता है 12, ठीक है। अब 12 है मतलब 6 2 या 12, 6 3 जा 18, ठीक है। अब 2 से 2 4 जा 8, मतलब 4 3 या 12, 12 में से 4 के 8, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना आ जाता टोटल 4, ये टोटल 4 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे इधर 29 2 जा 58, और 58 को अगर हम इसका करेंगे 8 चौके 32, मतलब 4 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, प्लस 70 इंटू 10, मतलब 770, मतलब इसको करेंगे 774 डिवाइड बाय 18 जाके हमारे पास। अब देखो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, और 2 4 जा 8 43, और 43 अब इधर क्या था माइनस का, ठीक है, इधर बीच में साइन किसका था माइनस का, तो यही माइनस कर देंगे क्या 4, 43 माइनस 4 मतलब 39 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन तो आप सबको आती होगी, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से कर ली सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, रुको हाँ, ठीक है, इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे एक एक को लेकर, ठीक है। अब बोला कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से कि ए शॉपकीपर अलो 20% डिस्काउंट ऑन ए मार्क्ड प्राइस, मतलब मार्क्ड प्राइस पे 20% डिस्काउंट अलो करता है ऑफ एन आर्टिकल एंड सफर ए लॉस ऑफ 12%। और देखो मैंने आपको एमपी और सीपी का फार्मूला, मतलब इनकी अगर हमें रेशो दी हो इसका मैंने फार्मूला बताया था कि हम एमपी में क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी में क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, जो होती है एमपी और सीपी की रेशो, ठीक है। मतलब आप इसको याद कैसे रखना है
कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब प्लस करते हैं उसको, और डिस्काउंट क्या कहते हैं, माइनस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सीपी और एमपी की रेशो होगी वो क्या होगी, 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये होती है रेशो। पर लेकिन इधर हमें बोला है, देखो सीपी और एमपी लिख लिया हमने। अब देखो इधर होता 100 माइनस डिस्काउंट, इधर होता 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता। पर लेकिन हमें बोला कि 20% हमने डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 माइनस 20 तो इधर आ गया हमारे पास। और बोला कि लॉस हुआ है इधर, और इधर प्रॉफिट को अगर हम हटाएं, इधर माइनस लॉस लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्रॉफिट की जगह। तो मतलब हम कह सकते हैं इधर 100 माइनस 12, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हम सीपी और एमपी की रेशो कितनी आ गई, 80 रेशो 88, ये आ गई रेशो। अब हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। प्रॉफिट ही हुआ कितना, 8 का किस पे, 80 पे, तो 100 पे कितना होगा, क्योंकि हमें बोला कि आर्टिकल मार्केट प्राइस पे ही सोल्व किया। तो 8 टाइम 80, 10 से 10 का मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया। तो 10% मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 25 दिन। ए और बी 25 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी 36 दिन में करते हैं, एंड सी एंड ए 30 दिन में करते हैं, सी ए 30 दिन में करते हैं। और बोला कि इफ़ ए बी सी डी टुगेदर, ठीक है, ए बी सी डी टुगेदर ये करते हैं कंप्लीट 18 दिन में। हमें बताना है कि डी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिंपल, अगर इसका हम एलसीएम ले लो कि ना 900 ले लो, ठीक है, अगर नहीं पता तो। अब देखो 25 इंटू 36 ज़ा 900, 36 इंटू 25 ज़ा 900, 30 इंटू 30 ज़ा 900, और 18 इंटू 50 ज़ा 900, ये आ गया हमें। अब बताना है हमें डी अलोन कितने दिन में करेगा। देखो जो ए बी सी डी की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, और हम 36 प्लस 25 प्लस 30 को प्लस कर लें आपस में, मतलब 30 40 50 55, 55 प्लस 36 6 5 11 1 5 3 8 1 9, मतलब 91। अब ये 2a प्लस 2b प्लस 2b मतलब 2ca की रेशो आ गई, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c की आ गई। तो अब हमें ए बी सी की निकालनी होती, सिंपल ए बी सी की, सॉरी डी लिख लिया मैंने इधर, ठीक है। सिंपल अगर ए बी सी की निकालनी होती हमें, हम इन तीनों को डिवाइड करके डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये आती है हमारे पास ए बी सी की रेशो, ठीक है। अब हमें बताना है, देखो ए बी सी की हमारे पास रेशो आ गई अगर 91/2, तो डी की कितनी होगी। अब ये टोटल कितनी है हमारे पास 50, और हम 50 में से 91/2 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2, जाएगा 9/2। तो यही होगी हमारे पास डी की एफिशिएंसी। तो इसी एफिशिएंसी से अगर हम काम करवाएंगे तो हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 100 × 2 मतलब 200 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अगर सिर्फ डी अकेले काम करता, ठीक है। तो सी पार्ट आंसर आपका आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो आप कैसे कर सकते थे, ठीक है। अब देखो इधर अगर हम पॉइंट हटा लें, ठीक है, पॉइंट हमने हटा लिया हर एक जगह से, मतलब हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 10 का क्यूब, मतलब ऊपर जाके ये 1000 आ गया, ठीक है, 1000 आ गया। अब हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है हमारे पास 138 प्लस 156 प्लस 1, अब प्लस नहीं, ये माइनस का है तो हम इसकी जगह माइनस लिखेंगे, 1 माइनस 194। और आगे सिंपल इसका क्या होता है कि ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो फार्मूला होता है। अब जो इधर आगे आएगा जे और जे ऊपर वाला तो पूरा कट जाएगा, मतलब हमारे पास सिंपल बचेगा 1000/138, ये 1000 ही था ना, हाँ 138 प्लस 156, मतलब 138 प्लस 156 कितना आ गया 138 प्लस 156, मतलब 8 से 14 एक कैरी 5 4 9 2 294 में से 194 माइनस किया मतलब 100 से 2 जीरो कटिंग, मतलब सिंपल 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे आप। अब ये अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर शीट है 60 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे आपके पास रेक्टेंगुलर की शीट, ठीक है। तो अब हमें बोला कि ये है 60 बाय 25 की, ठीक है 60 बाय 25 की। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। अब इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, मतलब हमने ऐसे जहाँ से ऐसे करके 5 सेंटीमीटर की कट कर ली, ठीक है। वैसे इधर से हमने 5 सेंटीमीटर कट कर लिया, मतलब ये 5, वैसे इधर भी हमने 5 और 5 कट कर लिया, वैसे हमने इधर भी 5 और 5 कट कर लिया, मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी 5 इधर से गई 5 इधर से गई, मतलब टोटल 60 थी, इधर 50 बची, वैसे इधर 25 थी, इधर 10 गया, इधर कितना बचा 15 बचा, ठीक है। हम कह सकते हैं जो हमारी न्यू लेंथ है वो कितनी आ गई 50, ब्रेथ कितनी आ गई 15, तो हाइट कितनी होगी। और जब हम इसी को फोल्ड करेंगे ऊपर को, ठीक है,
इसी को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे ऊपर को, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 5 की। हमें यही बताना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितनी होगी, तो वॉल्यूम कितनी होगी 50 इंटू 15 इंटू 5, मतलब हम वॉल्यूम कह सकते हैं कितनी होगी 50 इंटू 15 इंटू 5, मतलब 15 पंजे 75 इंटू 50। अब जीरो लास्ट में लगेगा तो 5 5 25, 2 कैरी 7 5 30 37, मतलब 3750, मतलब सी पार्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था। इसको हम लिख सकते हैं ना x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसी का तो क्यूब किया है जे, तो अगर इसी का क्यूब करते हैं हमारे पास कितना आ जाता है 4 4 64 जा 64, क्योंकि जे इसी का ही तो क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो ये इसी का क्यूब है, हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि जे सिंपल कितना आ जाता सिंपली 4। ठीक है, इसी का क्यूब है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, हाँ इसी का ही है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब बोला कि देख लेना इसको एक बार करके, ठीक है, खुद होमवर्क में भी इसको खुद कर लेना, चेक करना ये ठीक है या गलत है। अगर हम इसी का क्यूब करें बाई चांस, इधर आ गया 64 इक्वल टू ए क्यूब माइनस मतलब 3 3 या 9 3 या 27 वाई क्यूब। हाँ वैसे इतना सही देखा, आगे सिंपल सेम ही होगा। ठीक है, कर लेना इसको। बोला कि ए शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बोला कि शॉपकीपर जो नॉर्मली है वो 20% का प्रॉफिट बनाता है। ठीक है, 20% मतलब वो क्या करता है 5 की चीज़ 6 की बेचता है। यही तो मतलब है कि 5 की चीज़ क्या बेचता है 6 की बेचता है। ठीक है, बोला इन ए सर्टेन ट्रांजेक्शन एंड पर लेकिन स्कीम लगा के क्या करता है चालू है। ठीक है जी, 900 ग्राम देता है किसके 1000 ग्राम पे, मतलब चालू नहीं है जी, एरर हो जाता है। ठीक है, उसकी मशीन में। ठीक है, 900 ग्राम 1000 ग्राम के बजाय देता है वो। ठीक है, इन द वेटिंग इफ दुकानदार बंदा है, ठीक है, 15% लेस चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 85 रुपये चार्ज कर रहा है किस पे 100 रुपये में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट जो भी हुआ उसका कितना हुआ होगा। ठीक है, अब देखो जीरो से जीरो कटा, अच्छा 15% लेस दे रहा है, सॉरी, मतलब वो 100 की चीज़ 85 की दे रहा है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। अब देखो जीरो से जीरो कटा, ये कट गया। अब और कुछ कट रहा है इसमें 5 17 जा गया, 3 2 या 6 3 3 या 9, मतलब कह सकते हैं जो 30 की चीज़ है ये कितने की दे रहा है 34 की। यही था ना कि ए शॉपकीपर नॉर्मली, रुकना यार मेरे को सीधा बैठने दो, ए शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन ए सर्टेन ट्रांजैक्शन। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं इसको एक बार। अब बोला कि ए शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब ऐसे वो नॉर्मली प्रॉफिट बनाता है 20% का, मतलब 5 की चीज़ मतलब 1/5 5 की चीज़ 6 की बेचता है। ठीक है, अब बोला कि ही वेड 900 ग्राम इंस्टेंट ऑफ 1 kg। ठीक है, पर लेकिन अब वो क्या करता है कि उसको 900 ग्राम देता है किस, मतलब किस पे, ऐसे 1000 ग्राम देनी थी पर लेकिन एरर होता है तो वो 900 ग्राम ही दे पाता है। ठीक है, इफ़ ही चार्जेस 15% लेस। अब बोला कि वो क्या करता है 15% लेस चार्ज करता है, मतलब वो क्या करता है 100 की चीज़ अगर होती ना उसके पास वो 85 ही उसके चार्ज करता है, मतलब सिंपली कह सकते हैं 100 की चीज़ 85 चार्ज करके बेच रहा है। तो हमें बताना कि देन व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज उसकी कितनी होगी। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब ये 5 से 17 3 2 या 6 3 30 जा, मतलब 30 की चीज़ वो कितने की बेच रहा है 30 की चीज़ कितने की बेच रहा है 34 की, वो ठीक ही किया था हमने। ठीक है, तो अब उसको क्या कमा रहा है वो देखो, वो 30 की चीज़ अगर 34 की बेच रहा है मतलब प्रॉफिट कमा रहा है कितना 4 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे 30 पे, तो 100 पे कितना कमाएगा 100 पे कितना कमाएगा 40/3 का, मतलब 13.33% का वो प्रॉफिट कमाएगा। और देखो 13.33 लॉस भी है, ये तो ऑप्शन कट गए, अब प्रॉफिट ही है। ठीक है, अब ये लॉस तो होगा नहीं क्योंकि इसने क्या कमाया प्रॉफिट, तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, इन ए 400 मीटर रेस बीम हैड ए लीड ऑफ 20 मीटर। अब ऐसे रेस ट्रैक बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे था 400 मीटर का ट्रैक था। ठीक है, बीम हैड ए लीड ऑफ 20 मीटर। देखो बीम है, जो बीम इधर है 20 मीटर की इसको लीड दी हुई है किसने सरल ने। ठीक है, एट ए स्टार्ट ऑफ रेस सरल टू 48 सेकेंड टू कम्प्लीट द रेस। अब सरल जहाँ से जाता है जहाँ तक 48 सेकेंड लगाता है पूरे रेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, इफ़ सरल बीट बीम बाय 2 सेकेंड। ठीक है, अब जो सरल है वो बीट करता है उसको कितने 2 सेकेंड में, मतलब अगर हम देखें तो जो सरल है वो 400 मीटर चला। ठीक है,
48 सेकंड लगाता है वो जाने में, ठीक है। लेकिन जो बीम है, बीम को जहाँ तक कितना चलना पड़ेगा, देखो बीम को जहाँ तक 380 मीटर ही चलना पड़ेगा। हमें बोला कि बीम की स्पीड क्या होगी, देखो बीम है जो, बीम की स्पीड कितनी होगी 380, मतलब उसको बीम की स्पीड होगी डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो बीम है वो 380 मीटर ही चलेगा, पर लेकिन कितने टाइम में चलेगा, देखो सरल लगा रहा है 48 सेकंड, और बोला कि बीम 2 सेकंड से हार जाता है, मतलब जो बीम लगाएगा बीम प्लस 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाएगा, मतलब बीम कितने लगाएगा 50 सेकंड, तो 0 से 0 कटा, ये कटा कितने आ जाता है 7.5, 7 या 35, 5 6 या 30, मतलब 7.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी होगी, किसकी, बीम की। वैसे ही अगला, ए मर्चेंट बाउट 2 वॉचेस फॉर 9,000 ईच, इफ़ ही सोल्ड 1 वॉच एट ए लॉस ऑफ 10% एट बट प्राइस ही शुड सेल नदर वॉच टू अर्न 18% प्रॉफिट। मतलब देखो इसने 2 वॉचेस खरीदी, ठीक है। फर्स्ट वॉच को इसने क्या किया, फर्स्ट वॉच को क्या किया इसने, देखो 10 की अगर वॉच थी इसके पास, तो इसने क्या किया, मतलब अगर समझ लो 100 की वॉच थी उसके पास, उसने 10% लॉस पे बेची, मतलब 90 की उसको बेच ली। अब जो उसकी दूसरी वॉच है वो भी उसको 100 की मिली है, क्योंकि हमें बोला कि जो सेम है, हम जरूरी थोड़ी है 9,000 ही लेना है, पहले हम 100 लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 100 की है उसने, अब हमें बोला कि जो ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था 18% का, मतलब जो ओवरऑल इसका ये कितना है 200, अब 200 पे अगर 18% का प्रॉफिट होता, मतलब ये टोटल कितने के बेचता, 236 की बेचता, 236 की बेच रहा है, मतलब जो इसको बेचेगा ये बेचेगा, ये कितने की बेचेगा ताकि 236 आ जाए इसके पास, मतलब ये 146 की बेचेगा। अब हमें ये बताना है कि ही सेल द अदर वॉच एट कितने, मतलब कितने की बेची उसने, और देखो 100 की वॉच उसने 146 की बेची। अब 100 की वैल्यू हमें अगर दी है 9,000, हमें बनाना है 146 की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक की वैल्यू आ गई 90, तो इसी को 90 से मल्टीप्लाई कर लो, और 0 9 6 54, लास्ट में 4 होगा, ठीक है। अब 4 इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें यूनिट डिजिट में 4 के आगे 0 था, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर इसको पूरा करना 9 6 54, 5 का 9 36 प्लस 1 41, 9 4 13, तो 13140 आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, इन इलेक्शन, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझना, देखो 10% ऑफ कैंडिडेट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, देखो अगर टोटल 100 कैंडिडेट्स है बाई चांस, ठीक है, 10 ने वोट नहीं किया, मतलब 90 ने वोट किया, यही मतलब हुआ इसका। अब बोला है कि एंड 75% वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, मतलब उसमें से 75 वोट्स से, परसेंट नहीं सिर्फ 75 वोट्स से वो इनवैलिड हुए, ठीक है। अब हमें पता नहीं है, हम 75 ये तो परसेंटेज में है और डायरेक्ट इसमें 75 तो हम जोड़ या माइनस कर नहीं सकते, ठीक है। बोला कि इफ़ विनर गॉट 50% ऑफ टोटल वोट्स, अब विनर है जो, अब यही बोर्ड बटेंगे ना आगे, क्योंकि 10% तो पहले ही निकल गए, ठीक है, अब यही बोर्ड हमारे आगे बटेंगे, ठीक है। अब देखो जो विनर है, इधर हम लिख सकते हैं विनर, इधर लिख लेते हैं लूज़र, ठीक है। और जो विनर को 50% मिले, अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 50% मिले, इसी का 50% निकालेंगे, मतलब 45 वोट्स मिले, पर 45 नहीं मिले, इधर क्या बोला 50% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब टोटल कितने थे हमारे पास 100 से, इसको 50 वोट्स मिले हैं, ठीक है, मतलब टोटल के 50% वोट मिले हैं। अगर इसको 50 मिल गए, मतलब जो लूज़र होगा उसको 40 मिलेगा, क्योंकि 50 + 40 तभी तो 90 बनेगा, ठीक है। और बोला कि एंड वॉन बाय 170 वोट्स, ठीक है, 170 वोट से जीत गया। अब देखो इधर 75 वोट्स का हमारा, हमने इसको तो देखा ही नहीं अभी तक, ठीक है। अब देखो जो अगर ये 75 वोट्स से, ठीक है, अब देखो जे से हारा, कितने वोट से हारा 170 वोट से हारा इसको, ठीक है। पर लेकिन अगर 75 वोट्स बाई चांस इसी को मिल गए होते, जो लूज़र कैंडिडेट था, हम इसको 75 वोट्स दे देते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, जो 75 वोट्स हमारे पास एक्स्ट्रा बचे थे वो हमने इसको दे दिए। देखो अगर ये 170 से हार रहा है, तो 170 से हार रहा है, मतलब ये हार रहा कितने में से है 10% से हार रहा है ना, 10% की वैल्यू अगर हम इसको 75 वोट्स दे दें, तो अगर ये 170 से हार रहा था, अब 170 माइनस 75, मतलब 95 वोट से हारेगा। अब ये कितने वोट से हारेगा 95%, मतलब 95 वोट से हारेगा, तो हमारे पास 10% की वैल्यू कितनी आ गई 95, तो हमें बताना 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू कितनी होगी 950, मतलब इसी के आगे 100% निकालना है तो इसी के आगे 0 लगा लो, मतलब 950 वोट से ये टोटल वोट्स होंगे उसमें, ठीक है।
हमने क्या किया इसमें सिंपल कि जो 75% बोर्ड हमारे बोल रहा था ना इनवैलिड, वो हमने हारने वाले कैंडिडेट को दे दिए। और अगर हारने वाले कैंडिडेट को दे दी तो हमें पता लग गया कि वो पहले अगर 170 से आ रहा था, अभी कितने 95 से हार रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 10 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 95, तो मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी 950। ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, सीता टू के लोन ऑफ, अब देखो जे भी मैं इसको इंस्टॉलमेंट, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था ताकि मैं आपको इंस्टॉलमेंट सिखा सकूँ। ठीक है। बोला कि सीता टेक ए लोन ऑफ 35,000 का लोन लेती है वो, बोला कि इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। और देखो जो इंस्टॉलमेंट में होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, वो क्या होता है कि रेट पे भी रेट लगता है। ठीक है। मतलब जो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया होगा उस पर भी मतलब इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर पहले साल 10 की चीज़ 11 की 10 मतलब 10% मतलब 10 11 हो जाएगा। ठीक है। तो अगले साल 2 साल बाद क्या होगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 121 हो जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो होगी इंस्टॉलमेंट होगी वो हमारी होगी 121। अब देखो अगर 121 इंस्टॉलमेंट है मतलब उसने पहले साल भी 121 ही दी होगी, क्योंकि हमें बोला कि ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल है। ठीक है। अब अगर पहले साल भी उसने 121 दिया, मतलब इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको 11 से किया, इसको भी किया 11 से। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि मतलब पहले साल 110, फिर 100, और इधर 121 और 121, मतलब टोटल अमाउंट कह सकते हैं वो कितना है 210। और जो इंस्टॉलमेंट आ गई हमारे पास कितनी आ गई 121। अब हमें बोला कि अगर टोटल जो हमारे पास अमाउंट था वो था 35,000, मतलब हम कह सकते हैं जो 210 की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 35,000। हमें बताना था 121 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो 0 से 0 कट गया, 7 3 या 21, 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। और 3 की वैल्यू 500 है, मतलब ए की वैल्यू होगी 500/3। अब हमें निकालनी है 121 की वैल्यू कितनी होगी 500/3 इंटू 121। ठीक है। यही होगी हमारे पास वैल्यू। अब कर लो इसको, कितना आ गया 0 0 लगा लो, 5 1 5, 5 2 10, 1 कैरी 5 1 5 6, ये है ना 5 1 5, 5 2 10, 1 कैरी 5 6। हाँ जी, इसको 3 से डिवाइड कर लो, ये कितना आ गया 320 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.66, मतलब 20,166.66। तो ये किसके लगभग ये 20,167 के इक्वल होगा। तो हमने ए पार्ट आंसर लगा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन होता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट का। ठीक है। अब बोला कि ये क्वेश्चन, इस शॉपकीपर बाउट 25 पर केजी एंड सेल इट फॉर 35 पर केजी। मतलब कोई भी शॉपकीपर, मतलब एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो 25 पर केजी में चीज़ खरीदता है और उसको बेचता है 35 पर केजी के हिसाब से। ही आल्सो यूसेज ए फॉल्टी वेट, और वो फॉल्टी वेट यूज़ करता है कितना 900 ग्राम का 1 किलो के हिसाब से। ठीक है। ये चालू है। ठीक है। अब बोला कि और टोटल उसने 1.5 किलो शुगर बेची है। ठीक है। अब उसने 900 ग्राम है, उसको क्या किया है, मतलब 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वही बेड यूज़ किया है। ठीक है। और 500 ग्राम की जगह 500 ग्राम की बजाय 480 ग्राम का उसने बेड यूज़ किया है। ठीक है। अब देखो पहले तो वो 25 की चीज़ थी, 35 की बेच रहा है, ये कब 1 केजी के प्रॉफिट में। ठीक है। अब अगर 1.5 केजी होता, 1.5 केजी होता, 1.5 केजी कितना होगा, मतलब प्लस इसी का आधा 12.5, मतलब वो क्या कर रहा है 37.5 की कोई चीज़ है, उसको कितने की बेच रहा है, मतलब इधर भी 17.5 प्लस करना पड़ेगा ना, उसको कितने की बेच रहा है वो, मतलब अगर हम देखें 35.5 केजी, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि वो इधर प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट ही देख लो। ठीक है। अब देखो इधर प्रॉफिट था उसके पास 10 का, इधर प्रॉफिट है उसके पास 5 का, मतलब वो ₹15 का प्रॉफिट अभी तक कमा चुका है। ठीक है। अब डायरेक्ट 15 मार्क मत कर देना। ठीक है। 15 का प्रॉफिट कब कमाया उसने, जब वो डायरेक्ट बेच रहा है। पर लेकिन अब वो क्या कर रहा है, कुछ ग्राम क्या कर रहा है, टांका भी तो लगा रहा है उसको। ठीक है। अब टांका कितना लगा रहा है वो, इधर से 100 ग्राम का प्लस इधर से 20 ग्राम का, मतलब 120 ग्राम का वो और प्रॉफिट कमा रहा है। और देखो जो 1000 ग्राम है उसका हमें रेट दिया है 25 रुपीज़ दिया है, तो 120 ग्राम का हमें निकालना है, वो कितना होगा। देखो 120 ग्राम का कैसे निकालेंगे, अगर इसी को अगर हम 0 से 0 काटा, सॉरी ये कट रहा ही नहीं है, 425 से काट लो 400 ग्राम, 400 ग्राम का रेट आ गया हमारे पास कितना 1 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है 100, रुको यार इधर मैंने, हाँ हमें क्या दिया था कि टोटल 1000 ग्राम है, अगर 1000 ग्राम का हमारे पास रेट था कितना 25 पर केजी। ठीक है। मतलब 1000 ग्राम का हमारे पास रेट था 25 पर केजी। अब हमें निकालना था
120 ग्राम का हमारे पास रेट कितना होगा, क्योंकि वो 120 ग्राम का प्रॉफिट कमा चुका है। ठीक है, अब 120 ग्राम का प्रॉफिट हमारे पास अगर हमें निकालना हो 120 ग्राम, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 40 ग्राम ₹1 का होगा, और 40 ग्राम ₹1 का मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 120 ग्राम कितने का होगा, ₹3 का। मतलब जो उसके पास टोटल प्रॉफिट होगा प्लस 3 वो और कमाएगा, मतलब टोटल ₹18 का प्रॉफिट वो कमाएगा, मतलब टोटल ₹18 आ गया। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, ये ABC स्टार्ट है बिजनेस, इन्वेस्ट करता है इस रेशो में। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा 30, तो हम 30 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हम कह सकते हैं जो ABC है इसकी रेशो कितनी आ जाएगी 5 6 जा, इसकी 3 10 जा मतलब 20, और इसकी 6 5 जा मतलब 25, ये रेशो आ गई। बोला कि आफ्टर 4 मंथ, देखो 4 मंथ तक इसने यही रहा, अब 4 मंथ के बाद ये क्या कर देता है 8 डबल हिज शेयर, मतलब शेयर से क्या कर देता है 12 कर देता है 8 महीने के लिए अगले। ठीक है, अब बोला कि इफ़ एट द एंड है, और जो बाकी हैं ये 12 के लिए ही रखते हैं अपना। देखो 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अब 3 से भी कट रहा है 3 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो हम कह सकते हैं 4 2 जा 8 प्लस ए के पास 10 रहता है, बी के पास 20 रहता है, सी के पास 25 रहता है, मतलब हम कह सकते हैं 2 4 और 5 इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा। हमें बोला था कि ईयर प्रॉफिट मतलब लास्ट में प्रॉफिट इतना हुआ, हमें सी का प्रॉफिट निकालना था कितना होगा, और देखो 5 4 9 3 11, मतलब टोटल 11 का प्रॉफिट हुआ कितना, 11 की वैल्यू हमें दी है 2 3 1 0 0 0, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 0 0 0, मतलब 11 2 या 22 1 जा 11। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू जी है तो हमें क्या निकालनी थी 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 जा 5 5 2 10, 105 के आगे 3 0, तो 105 के आगे 3 0, मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो आपके आराम से हो गए। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे क्वेश्चन में तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता IBSA में। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो ताकि आप ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट आगे सीख सको। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।